यहीं से हर घर में अगर एक एंटरप्रेन्योर होगा तो चाइना 20 साल छोड़ो 10 साल में पीछे हो जाएगा। कोई भी नेशन तभी बड़ा बनता है जब वहाँ पे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, और प्रोडक्शन कब ज़्यादा होगा जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा बिजनेसेस स्टार्ट होंगे। सोशल मीडिया क्योंकि आप ऑलरेडी सोशल मीडिया देख रहे हैं और इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं काफ़ी सालों से, तो आपको क्या लगता है कि क्या चलने वाला और आने वाले समय में क्या चलेगा? लोग ये ना सोचें स्टार्टिंग में कि यार मेरे को ज़ारा बनना है, मेरे को स्निच बनना है, मेरे को बोट बनना है। नहीं, पहले एक छोटा धंधा बनाओ, एक छोटा महीने का 1 लाख रुपया कमाओ, उसके बाद 1000 करोड़ कमाने की सोचो। 100 में से 99 लोग स्टार्ट ही नहीं करेंगे, एक बंदा तो स्टार्ट करेगा। जो भी कोई बिजनेस ओनर होगा या एंटरप्रेन्योर होगा, उसके अंदर सिर्फ ये होगा कि उसको एक लॉयल कस्टमर चाहिए। 2 चैनल्स है, ऑर्गेनिक और पेड। ऑर्गेनिक जो है वो टाइम टेकिंग है और आपका दूसरा पेड है। वो परफ्यूम ऐसा लगा के गए फिर लड़कियां पीछे पीछे आ रही है, तो यार कंपटीशन इसमें अभी कुछ भी नहीं है। 1000 करोड़ के ब्रांड निकल के आएंगे अगले 5 साल में। The Narendra Modi government at the centre has launched the Startup India Yojana. Wake up reality. पेमेंट की बारी आती है तो कस्टमर के दिमाग में फिर एक बार क्लिक होता है। बहुत सारे टूल्स आते हैं, व्हाट्सएप के काफ़ी टूल हैं जो कि AI बेस्ड है, जो कि कस्टमर के हिसाब से कस्टमर को मैसेज व्हाट्सएप कर देते हैं। अगर आप ई-कॉमर्स में जाएंगे मार्केट प्लेस में तो आपको बहुत ज़्यादा डेटा मिलने वाला ही नहीं है, लेकिन अगर आप अपनी वेबसाइट से कर रहे हैं तो आपको आपका सारा डेटा होगा, कस्टमर की सारी इन्फॉर्मेशन होंगी। SEO जो है अभी 5 साल की गेम है, उसके बाद AI की वजह से SEO डेड होने वाला है। कोई लड़की पढ़ती नहीं है, इतने गंदे टी-शर्ट्स आते हैं। यार मत करो ये काम। गिरते हैं शेर सवार ही मैदाने जंग में है, गिरते हैं शेर सवार ही मैदाने जंग में, वो तिल्फ क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। अरे वाह, तो बस शुरू कर दीजिए। नमस्कार, बॉसवाला एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपकी बिजनेस आइडिया प्रेजेंटर किरण। जैसा कि मैंने आपको अपने पहले पॉडकास्ट में बताया था कि अगर आप ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या सोशल मीडिया को यूज़ करना चाहते हैं अपने बिजनेस में, तो आप किस तरह से शुरू करेंगे। लेकिन आज का पॉडकास्ट कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक पर है। तो आज का टॉपिक है कि आप अपने ही घर में बैठे बैठे कैसे बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ऑल्दो मेरी वीडियोज़ को इतना पसंद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं हमेशा से कहती हूँ ना कि आपकी छोटी छोटी बारीक वाली चीज़ों को भी मैं पकड़ के उस पर एक पॉडकास्ट बनाऊंगी। जी हाँ, तो ये पॉडकास्ट कुछ उसी से ही रिलेटेड है। हमारे साथ आज एक्सपर्ट रोहित जुड़े हुए हैं जो हमें बताएंगे कि अगर आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और कहीं बाहर ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना, आप सिर्फ घर में बैठे बैठे ही बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो उस बिज़नेस को आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम पूरे इस बिज़नेस को हम समझेंगे और फिर जानेंगे ज़ीरो से लेकर हीरो तक का सफ़र कैसा रहेगा। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका रोहित। थैंक यू सो मच अपना इतना वैल्यूबल टाइम हमारे साथ शेयर करने के लिए। हेलो, थैंक यू। तो रोहित, मैंने जैसे कि पहले पॉडकास्ट में हमने बात करी थी कि सोशल मीडिया का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इस बीच में ये हो गया। लेकिन मुझे एक चीज़ जाननी थी, जो सिर्फ बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं, उन्होंने सोचे वो सिर्फ चाहते हैं घर में बैठ के कि हमें बिजनेस शुरू करना है, लेकिन कर नहीं पाते, तो वैसा कौन सा फर्स्ट स्टेप है कि जहाँ पे हम डिसाइड कर लें कि हाँ अब हम शुरू कर लेते हैं। देखिए, कभी भी आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका इंटरेस्ट किस टॉपिक्स में है, आपका इंटरेस्ट किस नीश में है। फॉर एग्जांपल, आप फिटनेस इंथुजियास्ट हो तो आप सबसे पहले फिटनेस कैटेगरी में आप देखिए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स लोग फेस कर रहे हैं, कहाँ पे किस प्रोडक्ट की डिमांड है। फॉर एग्जांपल, अगर आप योगा करते हैं और अगर आपने देखा होगा जो योगा मैट्स होते हैं वो अच्छी क्वालिटी के नहीं आ रहे, आप उनकी क्वालिटी इंप्रूव कीजिए। अच्छे डिज़ाइंस नहीं आ रहे, आप उनका डिज़ाइन इंप्रूव कीजिए। कुछ ऐसा मार्केट गैप समझिए और फिर वहाँ से आपका प्रोडक्ट निकल के आएगा। तो बेसिकली आपका इंटरेस्ट, उस इंटरेस्ट के अंदर क्या मार्केट गैप है, वहाँ से आपका प्रोडक्ट समझ में आएगा। वहाँ से फिर आप प्लेटफॉर्म्स वगैरह आप आइडेंटिफाई करें। नाइस। आजकल ऑनलाइन का पूरा ट्रेंड आ गया है कि जिस तरीके से सब हर कोई ऑनलाइन ही चेक कर रहे होते हैं, तो इस बीच में थोड़ा सा टफ नहीं हो जाएगा? जैसे कि अगर मैंने कोई मार्केट में अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया है, अब मुझे टेस्ट करना है कि वो लोगों को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, लेकिन अब ऑनलाइन में इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया है कि समझ ही नहीं आता है। और अगर अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे अगर देखूँ तो मैं वही प्रेफर करूँगी जिसमें रेटिंग अच्छी होगी। तो फिर मैं कैसे बताऊँगी कि मेरा प्रोडक्ट उन सबसे बेस्ट है?
देखिए, सबसे पहले जब आपने एक मार्केट गैप आइडेंटिफाई कर लिया तो उस मार्केट गैप को, उस प्रोडक्ट को आप पहले वैलिडेट भी कीजिए। वैलिडेट करने का ये मतलब नहीं है कि आप उस प्रोडक्ट को लॉन्च कर दो, नहीं। आप छोटा सा एक मार्केट रिसर्च कर सकते हो। जैसे कि आपके फेसबुक फ्रेंड्स हैं, आपके इंस्टाग्राम फ्रेंड्स हैं, आप एक गूगल फॉर्म बनाइए, एक सर्वे बनाइए कि आप इस स्पेसिफिक, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था योगा मैट का, तो आप वहाँ पे कुछ क्वेश्चनियर्स बनाइए कि आप किस अभी करंटली आप किस कितने प्राइस रेंज में आप योगा मैट खरीद रहे हैं, क्या जो डिज़ाइंस मार्केट में अवेलेबल है आप उससे खुश है कि नहीं है, उसकी जो क्वालिटी होती है उससे आप खुश है कि नहीं है, एंड एनी अदर प्रॉब्लम यू आर फेसिंग इन दैट। तो ऐसा कुछ एक क्वेश्चनर आप बना सकते हैं या आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। फिर वो जो डेटा आएगा, मतलब 50 लोगों का डेटा भी आपके पास आ गया तो वो काफ़ी वैल्यूएबल डेटा है। वहाँ से आपको कुछ इंसाइट निकल के आएंगे कि हाँ, आप जो सोच रहे हैं प्रोडक्ट उसकी कुछ वैल्यू है। दूसरा, आप कुछ टूल्स हैं उसमें आप सर्च कर सकते हैं। जैसे कि एक टूल है जंगल स्कॉट। जंगल स्कॉट क्या करता है, वो अमेजोन का टूल, अमेजोन में रिसर्च का टूल है। बेसिकली उसमें आप अपना कीवर्ड डालिए, जैसे योगा मैट है तो योगा मैट डिज़ाइनिंग, योगा मैट विद गुड डिज़ाइंस, ऐसे ऐसे अगर कीवर्ड्स वो दिखा रहा है वहाँ पे अच्छा वॉल्यूम है, इसका मतलब जनता को चाहिए अच्छे डिज़ाइंस वाले योगा मैट। आप गूगल में भी, आप गूगल ट्रेंड्स है बेसिकली, गूगल ट्रेंड्स में आप देख सकते हैं कि योगा मैट्स का सर्च वॉल्यूम कैसा चल रहा है ओवर द ईयर्स। तो आप वहाँ पे देखोगे कि 2010 के बाद से एकदम से उछाल आ गया उसके सर्चेज़ में। दैट्स मीन्स कि उसकी डिमांड जो है वो बढ़ती ही जा रही है। फिर उसके बाद गूगल का ही एक कीवर्ड प्लानर करके टूल है, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि योगा मैट से रिलेटेड और क्या क्या सर्चेज हो रही हैं, डिज़ाइनिंग रिलेटेड विद हाई क्वालिटी, ऐसे ऐसे डिफरेंट जो कैटेगरीज होंगी उस स्पेसिफिक कीवर्ड्स की, उसमें कितना सर्च वॉल्यूम आ रहा है। वहाँ से भी आप वैलिडेट कर सकते हैं कि अच्छा जनता को ये चीज़ चाहिए। तो ये 3-4 तरीके हैं, वहाँ से आप वैलिडेट कर सकते हैं कि आप सही में जो आपने मार्केट गैप चूज़ किया है उसकी कुछ वैलिडेशन है या नहीं, मतलब मार्केट में डिमांड है या नहीं है। एग्जैक्टली। अगर मैंने कोई प्रोडक्ट अपना लॉन्च किया मार्केट में, लेकिन मैंने आसपास में सर्वे कर लिया है लेकिन कहीं एडवर्टीजमेंट नहीं हो रही, तो लोग कैसे सिलेक्ट करेंगे? मेरा मतलब ये है कि मेरा अगर योगा मैट, क्योंकि हम लोग अगर अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या किसी भी ई कॉमर्स साइट पर जाते हैं तो हम पहले उसका रिव्यू देखते हैं। अब किसी ने ख़रीदा ही नहीं है ऑनलाइन, सारे ऑफलाइन वाले ही हैं, तो ऑनलाइन अगर मैं बेच रही हूँ तो रिव्यू के लिए फिर मैं क्या काम करूँ, मतलब किस तरह से मैं लोगों तक पहुँचाऊँ? इसलिए मैंने कहा था कि अगर आप मार्केट गैप पे जाओगे और उसके रिलेटेड, मतलब अगर आपने मार्केट गैप में गए हो और आपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का इम्प्रूव्ड वर्जन बनाया है तो उसके रिलेटेड सर्चेस हो रहे होंगे। अब वो इम्प्रूव्ड वर्जन है तो इसका मतलब अमेज़ॉन में उसका कंपटीशन होगा ही नहीं, तो वहाँ पे अगर आप लिस्ट करोगे तो आपका, क्योंकि अगर ढूंढ रहा है अच्छे डिज़ाइंस वाले तो वो एक्सप्लोर करेगा, तीसरे चौथे पाँचवें पेज तक भी एक्सप्लोर करेगा। अगर आपको कोई पैसे इन्वेस्ट नहीं करने हैं तो पाँचवें पेज तक भी जनता आएगी, आपका कुछ ना कुछ पक्का बिकेगा अगर आपने इम्प्रूव्ड वर्जन बनाया है तो। दूसरा तरीका ये है कि आप कुछ मिनिमम अमाउंट के साथ अमेज़ॉन एड्स कर सकते हो। अमेज़ॉन एड्स का यूज़ करके आप कुछ सेलिंग स्टार्ट कर सकते हो। आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा तो आपको रिव्यूज़ मिलेंगे और फिर धीरे धीरे आपको एड्स अपनी कम कर सकते हो, फिर उसके बाद आपका ऑर्गेनिकली सेल होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ऐसा कि जितने भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में इनका इंटरनली एड्स वगैरह चलते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। इस बीच में अभी जैसे कि हमने देखा कि पहले ई कॉमर्स का टाइम चल रहा था तो लोकल मार्केट धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, अब सडनली क्विक मार्केट का ट्रेंड आ गया। तो आपको क्या लगता है, मतलब क्या डिफरेंस रहेगा ई कॉमर्स में और क्विक कॉमर्स में? देखिए, मेनली ये डिफरेंस रहने वाला है कि क्विक कॉमर्स में वो चीज़ें ज़्यादा बिकेंगी जो आपकी डेली यूज़ की हैं या फिर लाइट वेट है। जो डेली यूज़ की चीज़ें हैं वो जनता को बहुत फास्ट चाहिए, लेकिन जो चीज़ें हैं जिसके लिए आप 5 दिन वेट कर सकते हैं, 7 दिन वेट कर सकते हैं, वो आपका स्टिल ई कॉमर्स से ही ज़्यादा बिकेगा। या फिर आपकी हाई वैल्यू आइटम्स होगी, फ्रिज हो गया, ये सब चीज़ें हो गई, इसको जनता ऐसे झटके से नहीं खरीदती है कि अभी 2 मिनट में डिसीजन ले लिया और आगे नहीं। चाहे आईफोन वगैरह स्टिल बिक सकता है क्योंकि आईफोन की क्रेडिबिलिटी बहुत ह्यूज है, वो जनता 1 साल से सोच के बैठी कि मेरे को लेना ही लेना है तो वो सब खरीद लेगी। लेकिन जब जैसे फॉर एग्जांपल अभी मेरी शादी हुई, अब मेरे को फ्रिज लेना है, तो फ्रिज लेना है, इट्स अ जर्नी ऑफ 7 to 10 days। आई विल रिसर्च अबाउट इट, आई विल वॉच वीडियोज़ एंड देन आई विल गो टू अमेज़ॉन, वहाँ पे रिव्यूज़ पढ़ूंगा कि किसका क्या, उसके बाद देन आई विल डिसाइड। तो ये जितनी भी हाई वैल्यू आइटम्स हैं जो कि मेरे को 5 दिन 6 दिन में मिल जाए चलेगा, ये सब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स में बिकता रहेगा। और जो क्विक कॉमर्स के लिए वो चाहिए जो डेली यूसेज की चीज़ है, जो मेरे को तुरंत अभी चाहिए वैसा। अच्छा, तो मतलब आप जो अगर डेली में जो हम लोग नॉर्मल खाना पीना या ग्रॉसरी की चीज़ें, वो सारी चीज़ें, कॉस्मेटिक्स वगैरह, करेक्ट। लेकिन मुझे एक चीज़ और आप बताना कि अगर हमने ऑनलाइन अगर अपना बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, जैसे कि आपने बता दें क्विक कॉमर्स का क्या रोल रहेगा और
ई कॉमर्स का क्या रोल रहेगा, इस बीच में वेबसाइट का भी बहुत बड़ा रोल सामने आता है। तो वेबसाइट कितना इम्पोर्टेंट है अगर किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए? देखिए फंडामेंटल ये है कि अगर आपने जो भी प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हो, अगर वो इम्प्रूव्ड वर्जन है, किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट का इम्प्रूव्ड वर्जन है, फॉर एग्जांपल बोट आया, ठीक है, तो बोट जो है वो सेम प्राइस रेंज में एक इम्प्रूव्ड वर्जन था, तो उन्होंने पूरा ई कॉमर्स में बहुत मचाया है। तो सारा उनका जो जितना भी उनकी सेल्स गई है वो सारा ई कॉमर्स की देन है, उनकी अपनी वेबसाइट से बहुत कम सेलिंग होती है। दूसरा एक और एग्जांपल मैं देता हूँ, एटम बर्ग करके एक फैंस का चैनल है, वो फैंस बनाता है, तो उन्होंने फैंस का इम्प्रूव्ड वर्जन बनाया है, उन्होंने भी ई कॉमर्स में बहुत मचाया है। तो जब आप इम्प्रूव्ड वर्जन्स बना रहे हो तब आप ई कॉमर्स पे जाइए, लेकिन अगर आपके पास इम्प्रूव्ड वर्जन नहीं है और अगर आप मी टू प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो मी टू प्रोडक्ट आपका कभी भी ई कॉमर्स साइट्स में नहीं चलेगा, आपको उसके लिए अपनी वेबसाइट के थ्रू ही बेचना पड़ेगा, क्योंकि अमेज़ॉन में बहुत कंपटीशन हो जाएगा, क्योंकि जनता जब सर्च करेगी आप वहाँ पे टिक नहीं पाओगे अनलेस आप प्राइस में खेल रहे हैं। लेकिन प्राइस में अगर वॉर पे जाएंगे तो आप उसमें टिकना बहुत मुश्किल है। अनटिल अगर आपने बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट कर रखी है और मैन्युफैक्चरिंग सेटअप लगा दिया और आप सस्ते में बना ले रहे हैं तो सस्ते में बेच भी ले रहे हैं, दैट इज़ ऑल टुगेदर अ डिफरेंट गेम। बट आई एम अज्यूमिंग कि आपकी इन्वेस्टमेंट इतनी हैवी नहीं है, आप प्रोडक्ट सोर्स करने वाले हैं या फिर थर्ड पार्टी से बनवाने वाले हैं, तो आप ई कॉमर्स साइट में तब जाइए जब आपके पास इम्प्रूव्ड वर्जन है। अगर आप मी टू प्रोडक्ट भी बेच रहे हैं तो आप साइट पे जाइए, साइट के थ्रू बेचिए और आप ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग का गेम खेलिए, आप कंटेंट का गेम खेलिए, आप सोशल मीडिया का गेम खेलिए, आप अच्छे एड्स बनाइए, तब आप अपनी वेबसाइट के थ्रू बेच सकते हैं। और हाँ, अगर सोशल मीडिया की जब रोहित ने बात कर ही दी है तो मैं आपको बता दूं कि हमने ऑलरेडी एक पॉडकास्ट बनाया हुआ है जो सिर्फ सोशल मीडिया पर है। उसमें ये बताया गया है कि सोशल मीडिया के थ्रू आप कैसे बिजनेस कर सकते हैं। तो अगर आपको वो जानना हो तो आप वो देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी। तो रोहित, जो भी आप बोल रहे हैं वो कुछ हर बार मुझे एक नया सीखने को मिल रहा है। अब आप मुझे बताइएगा, जैसे कि मुझे अपना एक मेरा क्लोथिंग ब्रांड है और मुझे वो शुरू करना, यूजली अभी मेरा सिर्फ वो ई कॉमर्स पे ही जा रहा है, तो अब क्या मुझे वेबसाइट में उसको कन्वर्ट करना चाहिए, या वेबसाइट और ई कॉमर्स में मुझे कितना डिफरेंस मिलेगा अपने प्रोडक्ट के लिए? देखिए, आपका अभी अगर ई कॉमर्स में आप सेल कर रहे हैं और आपको अपनी वेबसाइट, अपने ई कॉमर्स से आपको वेबसाइट पे शिफ्ट करना है, तो जनरली जनता तब शिफ्ट करती है जब आपको अब ब्रांड बनाना है। अच्छा। क्योंकि अमेज़ॉन पे ब्रांड बनाना बहुत मुश्किल होता है। ये बोट वगैरह कर लेती है क्योंकि इनके पास हैवी फंड्स हैं, ये टीवी मार्केटिंग और प्रिंट एड मार्केटिंग इन सब के थ्रू ये लोग ब्रांड बना लेते हैं। लेकिन अगर छोटे स्केल में आपको धीरे धीरे ब्रांड बिल्ड करना है तो आपको ई कॉमर्स साइट से अपनी खुद की वेबसाइट पे मूव करना पड़ेगा। फिर वहाँ से आप सोशल मीडिया की गेम करोगे, एड्स बहुत बढ़िया बनाओगे, और जब अपनी वेबसाइट होगी तो ब्रांडिंग आपकी इंप्रूव होगी। तो अगर आपको ब्रांडिंग चाहिए, अपने प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज करने, क्योंकि ई कॉमर्स साइट्स में आपको कमीशंस बहुत हैवी होंगे, लॉजिस्टिक्स बहुत हैवी होगा, डेटा आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। तो ये 3-4 फैक्टर्स हैं। अगर आपको अपने कस्टमर्स का डेटा चाहिए, कस्टमर्स को बेहतर समझना है, अपने प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज करने हैं, एक ट्रेडिंग बिजनेस से एक हैवी ब्रांड बिजनेस बनाना है, तो आपको अपनी ई कॉमर्स साइट से आपको अपनी खुद की वेबसाइट पे मूव करते जाना चाहिए। तो वेबसाइट में अगर मैं बनाती तो मुझे किन किन चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि ये मुझे बिल्कुल नहीं करना है और इन चीज़ों पे मुझे ज़्यादा फोकस करना है, ऐसा कुछ है? हाँ जी, बिल्कुल है। तो देखिए, आपने नाम तो पहले से ही आपने डिसाइड कर लिया है, जैसे ई कॉमर्स में है, लेकिन हाँ, नाम में मैं आपको थोड़ा सा सजेशन दे देता हूँ कि आप जब भी नाम चूज़ करें तो थोड़ा सा आपका जो भी वो ब्रांड है वो उससे पोर्ट्रे होना चाहिए, उससे वो सिग्नल्स मिलने चाहिए। फॉर एग्जांपल लग्जरी ब्रांड है तो नाम कुछ ऐसा फैंसी सा होना चाहिए कि वो फील आए कि लग्जरी है। जैसे काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं वो, जैसे जॉन प्लेयर्स है, वो फॉरेन टाइप का नाम रखते हैं ताकि वो फॉरेन वाली फील आती है उसमें। हाँ, सेम विद वो जो लैक्मी का है। हाँ। लैक्मी को सुनने में ऐसा लगता है कि वो बाहर का ब्रांड है, लेकिन असल में वो ब्रांड तो हमारे इंडिया का ही है। हाँ, एग्जैक्टली। तो ऐसे ऐसे लोग सिग्नल्स, आपके ब्रांड के नाम से सिग्नल्स पास होते हैं, तो आपको वो वैल्यू परस्यू होती है, अच्छा ये महंगा ब्रांड है तो फिर ये लग्जरी ब्रांड है क्योंकि नाम से भी लग रहा है। तो पहली चीज़ तो वो आपको डिसाइड करनी चाहिए। फिर उसके बाद जब आप डोमेन नेम लेने जाएंगे तो हो सकता है कि वो डोमेन नेम अवेलेबल ही ना हो, तो आपको उसमें कुछ ऐसा एक कीवर्ड साथ में अटैच करना पड़ेगा जिससे वो डोमेन नेम आपको मिल जाए आसानी से और सस्ता भी मिले। क्योंकि आप बहुत जेनरिक ढूंढोगे तो जेनरिक बहुत महंगा मिलेगा। तो जो आपका ब्रांड नेम है उसके साथ ब्रांड नेम अगर आपको नहीं मिल रहा है डोमेन .com, .in ले लो, .co.in ले लीजिए। लेकिन इस बीच में मुझे एक बार और बताइएगा कि कौन सा वाला बेस्ट रहेगा, कि .com ले लो या काफ़ी सारी चीज़ें हैं, कौन सा अगर मैं छोटे लेवल पर अपनी वेबसाइट शुरू करना चाह रही हूँ और यूनिवर्सल लेवल पर अगर मैं वेबसाइट ओपन करूँगी तो कौन सा डोमेन लेना मेरे लिए बेटर रहेगा?
देखिए, अगर सब कुछ ही आपको मिल रहा है और सब कुछ प्राइस डिफरेंसेस नहीं है तो ऑब्वियसली सबसे अच्छा तो .com ही है, क्योंकि फैमिलिटी बहुत ज़्यादा है .com के साथ। सबसे पहले .com आया था, जितनी भी बड़ी वेबसाइट्स है वो .com करके ही पॉपुलर हो रखी हैं, कई सारी Myntra.com, ये .com, तो वो .com ही उनका पूरा ब्रांड नेम बन जाता है। तो .com इज सो पॉपुलर। अगर .com अवेलेबल है तो .com लीजिए, अगर नहीं अवेलेबल है तो फ़र्क नहीं पड़ता है, अभी .in से स्टार्ट कीजिए। .in, अगर .in भी नहीं है तो .co.in इज़ इक्वली गुड। उसके बाद जब आप और ग्रो हो जाएंगे तब आप .com थोड़ा महंगा मिल रहा होगा, बट उसको भी एक्वायर कर लोगे क्योंकि अब पैसे आ चुके होंगे। हाँ, लेकिन हमने ना एक्चुअली ऐसा देखा था कि जब वेबसाइट बनाते हैं या डोमेन नंबर लेते हैं, डोमेन नेम लेते हैं, तो बीच में कुछ नंबर्स का भी खेल होता है। जैसे कि आपने लिंक्डइन पे भी देखा होगा या कहीं पर भी कि वो बोलते हैं कि आपका जो डोमेन नेम है वो इतना क्लियर होना चाहिए, आपकी लिंक इतनी क्लियर होनी चाहिए कि उसमें नंबर्स का अगर है तो वो भी क्लियर होना चाहिए, या फिर नंबर्स को अवॉइड करो। आपका जो, जैसे कि अगर मैं अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल में देखूँ तो किरण राणा के बाद भी उसमें कुछ नंबर्स हैं। तो जब मेरी बात हुई थी किसी, मतलब जो भी हमारे एक्सपर्ट थे, तो उन्होंने बताया कि आप नंबर्स को अवॉइड करो क्योंकि आपका सर्च में फिर वो पिक नहीं होगा। तो क्या ये वाकई में इतना इफेक्ट करता है? बिल्कुल बिल्कुल, ये एकदम 16 आने सच बात है। क्योंकि फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि मेरी वेबसाइट है, यू कैन विजिट फॉर माय सर्विसेज टू माय वेबसाइट, एंड माय वेबसाइट नेम इज़ rohitkumar12.com। अब आप जब सर्च करने जाओगे आप कैसे लिखोगे? 12 न्यूमेरिकली लिखोगे या आप उसको लैंग्वेज में लिखोगे, वर्ड्स में लिखोगे? आप कैसे लिखोगे? नहीं पता ना, तो यहाँ से ही कन्फ्यूजन स्टार्ट हो जाती है। इसलिए नंबर्स को अवॉइड करना चाहिए। मतलब यूजली नंबर्स को अवॉइड करें। या ओके रोहित, लेकिन मैंने ना बहुत सारे, जब भी मैं सर्च करती हूँ, अगर मैंने दोस्तों की भी सर्च करती हूँ जिनका खुद का बिजनेस है, तो हमने ऐसा देखा कि हमें पता है कि उनकी वेबसाइट बनी हुई है और पता है कि वो अच्छा उनका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो सेम वेबसाइट से, लेकिन अगर मैं उसको सर्च करती हूँ तो वो फिर फर्स्ट फ्रेम में नहीं आता। वो क्या, कौन सी ऐसी मिस्टेक्स है जो हम यूजली कर देते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए? देखिए, वेबसाइट में अगर आपको गूगल में रैंक करना है तो आपको सबसे पहले देखना होगा कि आपके बिजनेस रिलेटेड क्या क्या कीवर्ड सर्चेस हो रही हैं। जैसे मैंने फ्री टूल अभी आपको बताया था कि गूगल का फ्री टूल है कीवर्ड प्लानर करके, वहाँ पे आप देखिए कि फॉर एग्जांपल आपका क्लोथिंग का बिजनेस है, क्लोथिंग में आप मान लो टी शर्ट्स बेचते हो, तो टी शर्ट्स में आप वहाँ पे सर्च कीजिए कि मतलब टी शर्ट फॉर बॉयज़, टी शर्ट फॉर मैन, टी शर्ट फॉर वुमेन, कितने क्या क्या कैसे कैसे सर्चेज आ रहे हैं, और उन सर्चेस को आपको फिर अपनी जो आपके प्रोडक्ट पेजेस हैं उनमें इंक्लूड करना पड़ेगा ताकि उसकी विजिबिलिटी बढ़े। तो बेसिकली जो भी कीवर्ड सर्चेस हो रही है उनको उठा के आपको अपनी प्रोडक्ट पेज पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तो उससे आपकी विजिबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। मैं एक सवाल और मेरे दिमाग में जहन में आया कि ये तो मेरा लॉन्ग टर्म का हो गया, जैसे कि अगर टी शर्ट का है तो ये लॉन्ग टर्म चलने वाला है, लेकिन अगर मैं कुछ छोटे वोटे जैसे कि डेली बेसिस के अगर मैं अपने प्रोडक्ट अगर सेल कर रही हूँ, जैसे कि मैं फूड का ही समझ लेते हैं कि मेरा एक रेस्टोरेंट है और मेरे स्विगी जोमेटो पे अच्छा खासा चल रहा है वहाँ पर, क्या इसके लिए भी मुझे वेबसाइट बनानी चाहिए अपनी? और अगर वेबसाइट आएगी तो मैं किस तरह से उसे सेल करूँगी? देखिए, अगर आप फूड बिजनेस में हैं और फूड बिजनेस में भी जो कि रेडी टू ईट बिजनेस, इसमें भी दो तरीके के होते हैं। एक तो फूड बिजनेस हो गया कि आप अचार बेच रहे हो, वो उसके लिए आप वेबसाइट बना सकते हो। लेकिन अगर आप राजमा चावल बेच रहे हो तो उसके लिए वेबसाइट मत बनाओ, क्योंकि वो आपको डिलीवरी सिस्टम ही बनाने में बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आपको वो तो आधे घंटे में राजमा चावल खाने हैं उसको, तो उसके लिए आप जोमेटो, स्विगी जोमेटो में लिस्टेड कीजिए। ओके, तो रोहित, अगर होम बेस्ड अगर हम बिज़नेस शुरू कर रहे हैं घर से, तो ट्रस्ट बिल्ड करने में बड़ा टाइम लगता है ई कॉमर्स में। ये अगर किसी भी अगर आप चाहते हैं, अगर हम ऑफलाइन चाह रहे हैं तो लोग आगे रिटर्न कर देते हैं, शिकायतें कर देते हैं, लेकिन इस बीच में ट्रस्ट बिल्ड करने में बड़ा प्रॉब्लम होता है। फिर उस बीच और उस सिचुएशन में रिटर्न ज़्यादा आते हैं या फीडबैक, फिर अगर वो सीधे रिव्यू दे रहे तो हमारा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ऑल्दो हमने अगर चेंजेस भी किए होंगे अपने प्रोडक्ट में, लेकिन एक बार जो लिख गया वो तो लिख गया, अब वो तो चेंज होगा नहीं। तो उन सब चीज़ों को फिर कैसे मैनेज करना चाहिए? देखिए, जो आपके रिव्यूज़ आ रहे हैं, ऑब्वियसली आपको अगर बढ़िया सेल चाहिए तो आपका जो प्रोडक्ट पेज है उसमें रिव्यूज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है, क्योंकि आपको ब्रांड को कोई जानता नहीं है। Obviously, और ऐसे रैंडम ई कॉमर्स साइट में जाके पहली बारी में ख़रीद लेना, कन्विंस करना बहुत मुश्किल है। अनटिल अनलेस आपने 50 रुपये में बहुत हैवी ऑफर चला रखा है विच इज़ अगेन लॉस मेकिंग, तो उसका कोई सेंस नहीं बनता। प्रॉफिटेबली अगर आपको बेचना है तो क्रेडिबिलिटी एक होनी चाहिए, एक ट्रस्ट का वहाँ पे सिग्नल्स आपके प्रोडक्ट पेज में होने चाहिए। ट्रस्ट के सिग्नल आपके ज़्यादातर कस्टमर रिव्यूज़ से आते हैं। जब आप स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट आप कैसे करते हैं? आप सबसे पहले अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भेजेंगे, वो इन्फ्लुएंसर्स को भेजेंगे, तो वहाँ पे उनके रिव्यूज़ लीजिए। दूसरा, जब आप अपने
अब कस्टमर्स को जब आपने सेल करना स्टार्ट कर दिया है तब उसके बाद आप एक कस्टमर सपोर्ट टीम में एक किसी इंटर्न को हायर कर सकते हैं, क्योंकि 10,000 15,000 में एक इंटर्न हायर हो जाएगा और वो काम करेगा आपके कस्टमर सपोर्ट का, जो कि वो फीडबैक लेगा कि जब आपका प्रोडक्ट की इंक्वायरी भी बतानी है कि अब वो कब पहुंचने वाला है, कब नहीं पहुंचने वाला है, जब पहुंच गया है, मतलब जो भी आफ्टर सेल जो भी काम है वो सब उसके थ्रू आप करवा सकते हैं। और उनके थ्रू आप बोल सकते हैं कि देखिए आपको अगर प्रोडक्ट अच्छा लगा है तो प्लीज़ गिव अ फीडबैक, क्योंकि जनरली होता है क्या है कि एक ये नेचुरल टेंडेंसी है ह्यूमंस की कि अगर उनको नेगेटिव लगेगा तो वो नेगेटिव देंगे, अगर उनको पॉजिटिव लगेगा तो फिर वो नहीं देंगे। जब बंदा परेशान होता है तभी वो करता है, लेकिन अगर उसको अच्छा लगता है तो बहुत ही कम लोग हैं जब, तो उनको थोड़ा सा पुश करना पड़ता है। इसके लिए आपको इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एक इंटर्न वगैरह इसमें हायर कीजिए 10-15 हज़ार रुपये में, और उनके थ्रू आप कस्टमर सपोर्ट पूरा संभालिए। और ये आगे चल के अब AI के थ्रू ये इसके काफ़ी सारे टूल्स भी मिल जाएंगे कि ऑटोमेट भी हो जाएगा। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि जब आपका नया बिजनेस है, आप एक ह्यूमन टच की बात अलग ही होती है, तो आप एक किसी को वो कीजिए तो आपको प्रोडक्ट का फीडबैक भी मिलेगा, आपको कस्टमर रिव्यूज़ भी मिल जाएंगे। तो रोहित, इस कन्वर्सेशन में मुझे एक चीज़ और याद आई कि अगर मैं रील देख रही हूँ और सडनली फिर उसमें एक पॉपअप आता है, पहले तो मैं देख रही हूँ कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं या ब्यूटी प्रोडक्ट है, कपड़ों क्लोथिंग की, बड़ा अच्छा लग रहा है देखने में, सडनली आ जाता है कि बाय नाउ, और फिर उस पर क्लिक करो तो सीधे व्हाट्सएप पे जाते हैं। इस मार्केटिंग को किस कॉन्सेप्ट में हम रख सकते हैं? तो बेसिकली मान लो कि आपने अभी अपना बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, और आपने सबसे पहले अपने सोशल मीडिया पेज ग्रो किया, क्योंकि आपको कस्टमर्स चाहिए, आपको सेल करनी है, तो आपने सोशल मीडिया अपने धीरे धीरे ग्रो करना स्टार्ट किया और वहाँ से आपको सेल आ रही है। अब वो सेल को कन्वर्ट करने के क्या क्या चैनल्स हो सकते हैं, या तो आप सोशल मीडिया से वेबसाइट पे कन्वर्ट कर रहे हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम में ही कन्वर्ट कर रहे हैं, या फिर आप व्हाट्सएप पे जाके कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये जो आप एड्स देख रहे हैं ये बेसिकली मेटा की एड्स हैं, जो कि इंस्टाग्राम में एड्स रन होती है और वहाँ से सीधा कस्टमर को ले जाते हैं व्हाट्सएप में। फिर आगे की वहाँ से आपको सीधा मिल जाता है कि इंटरेस्टेड लोग कौन कौन हैं, तो वहाँ पे इंटरेस्ट के बाद आप व्हाट्सएप में उनके साथ कन्वर्सेशन कर सकते हैं और वहाँ पे आप उनको कन्वर्ट करके फिर उसका पेमेंट करवा सकते हैं। तो रोहित, मैं एक चीज़, मतलब पेमेंट की बात आ ही गई है तो एक बार पेमेंट पे भी सवाल कर ही देते हैं। अगर मैं अपना बिज़नेस शुरू कर रही हूँ या जो भी हमें देख रहे हैं वो बिज़नेस शुरू कर रहे हैं, हम किस हिसाब से मार्जिन डिसाइड करें? हमने बहुत जगह ऐसा देखा है कि हमने प्रोडक्ट बना लिया है, हमने प्रोडक्ट और हमारे जितने एम्प्लॉयज़ हैं हमने उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट के प्राइस डिसाइड कर लिए, लेकिन उसका फिर लॉजिस्टिक और फिर जहाँ पे पूरी एक लंबी पूरी प्रोसेस होती है, उन सब चीज़ों को फिर हम कैसे मेजरमेंट करें कि ये प्रोडक्ट हमें इतने का बेचना चाहिए? क्या क्राइटेरिया रहता है उसका? देखिए, भले ही आप ई-कॉमर्स से बेच रहे हो या अपनी वेबसाइट से बेच रहे हो या फिर आप व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम से बेच रहे हो, लॉजिस्टिक्स एक मेन रहने वाला है ऑनलाइन में। तो आपको लॉजिस्टिक्स, आपका जो भी चार्जेस लगेंगे 100-120 रुपीज़ इज स्टैंडर्ड, मतलब इट वेरीज प्रोडक्ट वेट ऑल्सो, बट स्टैंडर्ड जो है वो इतना ही रहता है। आप अपने प्रोडक्ट के हिसाब से देख सकते हैं कि एक स्टैंडर्ड कितना वो है, तो उतना आप अपने प्राइसिंग में ऐड कर सकते हैं। द सेकंड फैक्टर इज़ मार्केटिंग कॉस्ट। आपको एक प्रोडक्ट को सेल करने में कितनी मार्केटिंग कॉस्ट लग रही है वो आपको ऐड करनी है। फिर उसका दूसरा है आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और आपका सप्लायर का जो प्रोडक्ट कॉस्ट है लेने की वो कॉस्ट, इन तीनों को ऐड करने सबसे पहले। चौथा, जब आप प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे, कि किसी का ऑर्डर आया, आपने प्रोडक्ट डिलीवर किया, तो कई बार क्या होता है कि वो प्रोडक्ट कस्टमर लेने से मना कर देता है या फिर कस्टमर तक पहुंचता ही नहीं है। तो ऐसे को ऑर्डर्स को हम RT बोलते हैं, रिटर्न टू ऑर्डर हो जाता है। तो उनको भी आपको फैक्टर इन करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में आपको समझ में नहीं आएगा कि आपके 20% हो रहा है, 30% हो रहा है, तो उतना आपको उसमें ऐड करना पड़ेगा, विच इज़ अगेन अ लॉजिस्टिक्स कॉस्ट। तो आपकी लॉजिस्टिक कॉस्ट, अगर आपको RTO फॉर एग्जांपल 20% है, तो 20% का आपको उतना फैक्टर इन करना पड़ेगा कि अच्छा 20% मेरा हो रहा है, तो 20% का मैं 120 का 140 से 150 रुपया वो RTO का फैक्टर इन कर लूँ मैं। तो ये सारी चीज़ों को आपको ऐड करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपका आता है पेमेंट गेटवेज़ वगैरह। तो पेमेंट गेटवेज़ अगर आप इंस्टाग्राम के थ्रू कर रहे हैं या व्हाट्सएप के थ्रू कर रहे हैं तो पेमेंट गेटवे का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि आप उसमें अपने UPI से पेमेंट करवाते हैं। लेकिन अगर आप ई-कॉमर्स, अपनी खुद की ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाई है, तो वहाँ पे आप एक पेमेंट गेटवे लेते हैं। सबसे फेमस रेजर पे है, आप रेजर पे का यूज़ कर सकते हैं। आप पेमेंट गेटवे हो गया, लॉजिस्टिक्स हो गया, ये जो सबसे फेमस है शिपरॉकेट है और रेजर पे है, इनके साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं। बाद में जैसे जैसे स्केल पकड़ेगा वो सस्ता कर देते हैं। रेजर पे का आई थिंक 2% वो कमीशन का लेते हैं, तो 2% का कमीशन है, इसको फैक्टर इन करने की इतनी कुछ खास ज़रूरत है नहीं। लेकिन मैंने जो 4-5 फैक्टर्स बोले उनको आप फैक्टर इन कीजिए और फिर उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़िए
और फिर आप सेल कीजिए। इसमें हमें प्रॉफिट मार्जिन के साथ साथ हमें रिटर्न मार्जिन भी जोड़ना चाहिए क्या? क्योंकि अगर हम जैसे कि अगर मैं अपनी ही बात कर रही थी कि अगर मेरा टेक्सटाइल का बिजनेस है तो वहाँ पे अगर रिटर्न भी आते हैं, अब ऐसा तो है नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जितना मैं पे करती हूँ डिलीवरी वहाँ तक पहुँचाने के लिए, जब वो रिटर्न आता है तो मेरा डबल पे मुझे पे करना पड़ता है, क्योंकि वो गया और वहाँ से रिटर्न आया, मुझे दोनों पे करना पड़ रहा है। उस टाइम पे कस्टमर को कुछ नहीं पे करना, कस्टमर को नहीं पसंद आया या कस्टमर ने एक बार पहन लिया या फिर जहाँ यूज़ करना तो उन्हें यूज़ करके उसको रिटर्न कर दिया, तो क्या हमें वो सारे फैक्टर्स भी रखने चाहिए? हाँ बिल्कुल, अगर आपका कस्टमर रिटर्न रेट जैसे अगर आपका फैशन का है तो फैशन में काफ़ी हाई होता है, तो उस केसेस में आपको रिटर्न्स को भी फैक्टर इन करना पड़ेगा कि वहाँ के जो, जैसे मैंने रिटर्न टू ऑर्डर बोला था कि कस्टमर तक पहुँचा ही नहीं, तो कई बार ये वाले केसेस भी बिल्कुल हैं कि अगर कस्टमर के पास पहुँच के उसने वापस कर दिया तो वो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट भी आपको फैक्टर इन करनी पड़ेगी बिल्कुल से। और हाँ, एक चीज़ मैं और बता दूँ, अगर आप ऑनलाइन बिजनेस में एंट्री लेने के बारे में सोच रहे हैं तो जैसा मैंने फेस किया है, अगर मेरी टी शर्ट या मेरे टॉप्स के मेरा मैन्युफैक्चरिंग है, मैंने पैकेट करके कुछ और भेजा है अपने कस्टमर को जो वहाँ से डिमांड है, लेकिन रिटर्न में मुझे मेरा प्रोडक्ट ही नहीं आ रहा है, मुझे रिटर्न में कुछ और प्रोडक्ट आ रहा है, तो उस चीज़ को कैसे फिगर आउट करते हैं? या हमें कंप्लेन करनी चाहिए उसी साइट से या फिर कहीं और घोटाला होता है? जी देखिए, इस चीज़ को आपको बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। अच्छा। अनटिल अनलेस एक ये मेजर इशू बन गया कि आपका 10% ऐसा हो रहा है, 20% ऐसा हो रहा है, तब ये कुछ ट्रिगरिंग अलार्म है। अदरवाइज़ अगर 2-3% हो रहा है तो उसको बस अपनी कॉस्ट में फैक्टर इन कीजिए और इसको भूल जाइए। आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हो कि आपको लग रहा है कि फॉर एग्जांपल एक स्पेसिफिक पिन कोड से बहुत ज़्यादा ऐसा हो रहा है, तो उन पिन कोड्स को आप अपनी मार्केटिंग चैनल्स में ब्लॉक कर सकते हो, वहाँ पे मार्केट ही मत कीजिए। आप वहाँ पे डिलीवरी के लिए ब्लॉक कर सकते हो कि वहाँ पे डिलीवरी हम नहीं करते हैं, तो ये सब स्टेप्स आप ले सकते हो, लेकिन बहुत ही माइन्यूट सा है, 2-3% है, तो उसको भूल जाइए, अपने धंधे को ग्रो करने की तरफ ध्यान लगाइए, उस प्राइस को बस आप फैक्टर इन कर लीजिए। ओके। हाँ, जैसे कि अभी आपने बताया कि 1-2% में छोड़ दो, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूँ तो बहुत सारे प्रोडक्ट है जो ऐसे रिटर्न आते हैं, और जो अभी ऑलरेडी जो बिज़नेस कर रहे होंगे वो उसको फील कर पा रहे होंगे कि कितने रिटर्न आते हैं, और जो इस बिज़नेस में जा रहे हैं तो उनको पहले से अवेयर करा दें कि भाई ऐसा होता है, तो अब वो समझ नहीं आ रहा है कि क्यों आ रहा है, या तो कुछ कहीं से कंप्लेन करने का ऑप्शन हो, अब वो भी नहीं हो रहा है। रिटर्न में एक तो हमारा पैसा भी जा रहा है, यहाँ से डिलीवर कराए तो भी आ रहा है, रिटर्न आ रहा है तो भी आ रहा है, अब प्रोडक्ट भी गलत आ रहा है, तो ओवरऑल उसमें लॉस फिर हमारा ही हो रहा है। कैसे देखेंगे मतलब? हाँ, अगर आपके रिटर्न्स काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, ज़्यादा, अब वो आपकी ओवरऑल सेल्स वॉल्यूम का 2-3% है तो आप उसको भूल सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो होता जाएगा तो वो 2-3% भी बहुत हाई हो जाएगा। जैसे आई यूज़ टू वर्क इन अ मार्केट प्लेस एंड एक ई-कॉमर्स बिजनेस के साथ भी मैं काम करता था, वो काफ़ी स्केलेबल बिजनेस था, दे यूज़ टू डू लाइक 1000 करोड़ इन अ ईयर, तो उनका जो वो ऐसे टाइप के रिटर्न्स आते थे कि कोई कुछ शूज़ आ रहे हैं, कोई किसी का कुछ आ गया, तो वो लोग तो क्या करते थे, वो लोग एम्प्लॉयज़ के लिए रख देते थे कि इफ़ यू आर लाइकिंग एनी प्रोडक्ट पिक, तो उन्होंने तो एम्प्लॉयज़ के लिए खोल दिया था वो। तो ये चीज़ तो वैसे अच्छी है, सेम ये चीज़ अभी हम लोग भी कर रहे हैं कि अगर हमारे साथ में जो भी हमारे साथ काम कर रहे हैं कि ठीक है तुम्हें अच्छा लग रहा है तुम लेके जाओ। आपको क्या लगता है मतलब आज के ट्रेंड में किस तरीके के फैशन मतलब कौन सा बिज़नेस सबसे ज़्यादा सही चलने वाला है? क्योंकि आप ऑलरेडी सोशल मीडिया देख रहे हैं और इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं काफ़ी सालों से, तो आपको क्या लगता है कि क्या चलने वाला और आने वाले समय में क्या चलेगा? देखिए, सारी कैटेगरीज ही बहुत बूम होने वाली है। मैं आपको लिख के देता हूँ कि अगले 10 साल में इंडिया से कम 1000 करोड़ के ब्रांड निकल के आएंगे, 1000 करोड़ के ब्रांड निकल के आएंगे अगले 5 साल में, क्योंकि इंडिया की जो स्पेंडिंग पावर है वो एकदम बूम कर रही है, अगले 5-10 साल में बहुत बूम करने वाली है। तो जो लोगों का स्पेंडिंग पावर था, पहले जो लोग 1000 की टी शर्ट खरीदते थे वो अब 3000 की टी शर्ट खरीद रहे हैं, पहले जो लोग घड़ियाँ नहीं पहनते थे वो लोग घड़ियाँ पहन रहे हैं, पहले लोग 10,000 का मोबाइल खरीदते थे वो 1 लाख का आईफोन खरीद रहे हैं, तो स्पेंडिंग पावर जो है वो एकदम बढ़ गई है। तो आप कोई भी सेक्टर उठा लीजिए, अब फॉर एग्जांपल पेट इंडस्ट्री किसने सोचा था, हर एक गली में आपको एक पेट स्टोर मिलेगा, पेट इतने सारे प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं। मैंने एक कंपनी का इंटरव्यू दिया था, वो पेट इंडस्ट्री में डील करते थे, उन्होंने एक नया प्रोडक्ट बनाया था जिससे कि डॉग्स की एंग्जाइटी लेवल कम हो सकती है। तो प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज तो बहुत सारी बूम कर रही है, किसी ने सोचा नहीं होगा। एग्जैक्टली। आप जैसे फैशन जैसा कॉम्पिटिटिव मार्केट भी देखिए, अभी स्निच ब्रांड आया था, 6 साल में वो लोग 1000 करोड़ से ऊपर पहुंच चुके हैं। किसने सोचा था कि अब और नए ब्रांड्स आते जा रहे हैं। तो कभी भी कोई भी मार्केट जो है वो सैचुरेटेड नहीं होगा। जैसे मेंस के लिए नहीं था, उन्होंने मेंस के लिए बना दिया। आप और उसको कैटेगराइज कर और नीच डाउन कर सकते हो कि 20 से 25 साल मेंस के लिए, या फिर स्पोर्ट्स
जेंजी लोगों के लिए, तो आप नीश बेस और ज़्यादा खेल सकते हो। कंपटीशन इसमें भी कुछ भी नहीं है, बाइंग पावर बढ़ती जा रही है लोगों की। पहले जो एक साल में एक टी शर्ट खरीदते थे वो अब 10 टी शर्ट खरीद रहे हैं। गोवा जा रहे हैं तो भी उनको टी शर्ट चाहिए, ऑफिस जा रहे हैं तो 10 टी शर्टें चाहिए, क्लबिंग जा रहे हैं तब नई टी शर्ट चाहिए। तो हर ओकेजन के लिए एक नई ऐसा टी शर्ट। समझ सकते हैं कि आने वाले टाइम पे ये इंडिया भी चाइना की बराबरी कर लेगा। देखिए ये 10 साल तो नहीं, लेकिन हाँ आने वाले टाइम पे हो बिल्कुल, सकता है। हाँ बिल्कुल क्योंकि पॉसिबल है। अभी जैसा कि जब अमेरिका में ऐसा कहा गया कि ठीक है हर चीज़ पे लग रहा है लॉजिस्टिक, तो जो चाइना ने आके खुले में अपने गुच्ची एलवी जिनका इतना प्रमोशन किया है, उस हिसाब से अगर क्या लगता है कि इंडिया वहाँ तक पहुँच पाएगा? देखिए जिस हिसाब से मैंने कोई भी नेशन तभी बड़ा बनता है जब वहाँ पे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, और प्रोडक्शन कब ज़्यादा होगा जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा बिजनेसेस स्टार्ट होंगे। तो हमको क्या क्या सिग्नल्स मिल रहे हैं कि इंडिया में बहुत ज़्यादा बिजनेसेस हो रहे हैं। शार्क टैंक देखिए कितने टियर 2 टियर 3 सिटीज़ से लोग आके बिजनेस कर रहे हैं। तो अगर ये छोटे छोटे शहरों से लोग आके बिजनेस करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्शन इंडिया में जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यहीं से हर घर में अगर एक एंटरप्रेन्योर होगा तो चाइना 20 साल छोड़ो 10 साल में पीछे हो जाएगा। सही बात है, वैसे तो ये चीज़ें काफ़ी सही है। और मैं एक चीज़ और बता दूं कि अगर आप ऐसे ही कोई नया बिजनेस आइडिया है आपके जहन में तो आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और आप ये सोच रहे हैं कि यार बिजनेस आइडिया है, सब कुछ है, लेकिन पैसों की कमी है, तो भाई सरकार आपकी तो बहुत मदद कर रही है। आपने भी देखा होगा कि सरकार की कई सारी सब्सिडीज़ आ रही है, नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए सरकार हर तरीके से हेल्प कर रही है, मतलब खुले हाथ सरकार ने छोड़े हुए हैं। लेकिन बस हमारी जो यूथ है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी आलस की ओर जा रही है, तो वो थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। वरना अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो सरकार की कई सारी सब्सिडी है। सब्सिडी के लिए कैसे अप्लाई करना है और कौन कौन सी सब्सिडीज़ हैं आप मेरे पुराने वीडियोस में जाके देख सकते हैं। और आप बॉस वाला ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप ये बताया जाएगा कि कैसे आप इस पर्टिकुलर सब्सिडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें आपको बॉस वाले में मिलने वाली है, बस ये है कि आपको बॉस वालों को फॉलो करना होगा और एंड तक देखना होगा। तो रोहित, बाकी तो हमारी अपनी इस पॉडकास्ट में हमारी अपनी पर्सनल बातें भी बहुत हो रही है, लेकिन हर बिज़नेस को शुरू करने के लिए जो भी कोई बिज़नेस ऑनर होगा या एंटरप्रेन्योर होगा उसके अंदर सिर्फ ये होगा कि उसको एक लॉयल कस्टमर चाहिए। पर वो कैसे बनेगा? क्योंकि लॉयल्टी मतलब अब क्या है कि मार्केट में इतनी सारी चीज़ें हैं ना कि अरे आज इसका लेते हैं, कल उसका लेते हैं, परसों उसका लेते हैं, वो फिर रिपीट ही नहीं आ पा रहा है। तो लॉयल कस्टमर बनाने के लिए हमें अपने प्रोडक्ट में ऐसी चीज़ें चेंजेस लानी चाहिए। देखिए सबसे पहला तो प्रोडक्ट है। अगर प्रोडक्ट मार्केट फिट है तो लॉयल्टी बहुत ज़्यादा यहीं से अचीव हो जाएगी। अनटिल अनलेस कोई और भी प्लेयर आ गया उसमें और आपको प्राइसिंग पे वॉर दे दिया या बेटर प्रोडक्ट पे वॉर दे दिया, तब आपकी कस्टमर लॉयल्टी पे थोड़ा सा इशू हो सकता है। अदरवाइज़ प्रोडक्ट आपने क्रैक कर दिया तो काफ़ी हद तक वहाँ से हो गया। सेकंड स्टेप इज़ आपको कस्टमर का दिल भी जीतना है, ठीक है, उसका दिल और दिमाग दोनों जीतना है। तो दिल तो आपने प्रोडक्ट से जीत लिया, अब दिमाग कैसे जीतोगे? दिमाग जीतोगे आप अपने ब्रांडिंग सिग्नल से। फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट तो आपका बढ़िया है लेकिन उसकी ब्रांडिंग बढ़िया करो, उसमें एक मैसेज लिख के भेजो, उसके साथ कोई एक गिफ्ट भेजो, जो कुछ भी गिफ्ट हो सकता है, एक स्टिकर हो सकता है, तो उसके वो दिमाग में भी मान लो स्टिकर है, स्टिकर उसने दिमाग वहाँ पे चिपका दिया तो उससे दिमाग में रहेगा। हाँ, जैसे कि हम अगर देखें वो डोमिनोज का जो ऐड था। हाँ एग्जैक्टली। और आप क्या कर सकते हैं कि आप सोशल मीडिया में कंटेंट बनाइए। आप सोशल मीडिया में कंटेंट बनाएंगे तो उनके टॉप ऑफ द माइंड में रहेंगे। दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि आप एक लॉयल्टी रिवार्ड्स स्टार्ट कर सकते हैं कि जो भी आपके लॉयल कस्टमर्स हैं, फॉर एग्जांपल जो अभी एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, मैं कल अपोलो गया था, अपोलो मेडिसिन लेने के लिए, तो उन्होंने मेरे को ऑफ़र किया कि आप हमारी लॉयल्टी प्रोग्राम ज्वाइन कर लीजिए, एवरी टाइम यू विल बाय यू विल गेट 15% डिस्काउंट। और मैंने ज्वाइन कर लिया क्योंकि मेडिसिन हर महीने कुछ ना कुछ तो खरीदनी है, तो वाई नॉट। और अपोलो की रेंज भी काफ़ी अच्छी है, हर जगह ही अवेलेबल है। तो इस तरह के आप लॉयल्टी प्रोग्राम्स आप स्टार्ट कीजिए जिसमें कि आपके कस्टमर्स के साथ आपकी स्टिकीनेस बने, रिपीटेशन होगी फिर इससे। एग्जैक्टली। तो इन सब चीज़ों से आप बना सकते हैं। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? जैसे कि हमने वेबसाइट पे बात करी, हमने ई कॉमर्स पे बात करी, हमने क्विक कॉमर्स पे बात करी, हम प्रोडक्ट पे भी हमने बात कर ली है, लेकिन आप मुझे अपने एक्सपीरियंस से बताइएगा, अगर हम वेबसाइट पे जाते हैं और वेबसाइट पे हमें रिपीटेडली कस्टमर वही चाहिए, तो SEO या कोई भी अगर टूल्स हैं तो वो कितना इम्पॉर्टेंट है वो सारे टूल्स?
देखिए, अगर आपको सबसे पहले तो आपको जब सेलिंग स्टार्ट करनी है वेबसाइट के थ्रू, तो आपके दो चैनल्स हैं, या तो आप सोशल मीडिया के थ्रू जाएंगे या फिर आप एड्स के थ्रू जाएंगे। अगर आपके पास बजट नहीं है तो आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कीजिए, विच इज़ अ टाइम गेम। तो टाइम या मनी गेम आप एक खेलेंगे। अगर आप सोशल मीडिया के थ्रू कर रहे हैं तो आप टाइम गेम में हो, अगर पैसे हैं तो आप एड्स बनाना स्टार्ट कीजिए और वहाँ से आप कस्टमर्स लेके आइए। अब उन्हीं एड्स में ही आपके बहुत सारे ऐसे एड्स होते हैं जो कि रीमार्केटिंग एड्स होते हैं। आप जो पहले के आपके कस्टमर्स हैं जो आपसे खरीद रहे हैं, उन्हीं को ही दोबारा वो एड्स शो होती रहती है। एसईओ अगेन जो होता है वो एक नए कस्टमर्स को एक्वायर करने के लिए ही है। एक बार किसी ने आपका एक्वायर कर लिया है तो आपके प्रोडक्ट में इतना दम होना चाहिए कि वो आपकी एड्स भी ना देखे। वैसे एसईओ गूगल में भी ना सर्च करे, वो सीधा आपका वेबसाइट वहाँ पे सर्च करें और वेबसाइट सीधा डोमेन नेम डाल के आपकी वेबसाइट पे घुसे। पर मैंने सुना है कि अगर आप एसईओ के थ्रू अगर जाते हैं तो वो काफ़ी स्लो प्रोसेस होता है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, टाइम टेकिंग होता है। वही एक शॉर्टकट रास्ता है कि हम पेड प्रमोशन कर लें, तो आप उसे कितना सपोर्ट करते हैं? हाँ, वही मैंने कहा कि अगर आप दो चैनल्स हैं, ऑर्गेनिक और पेड। ऑर्गेनिक जो है वो टाइम टेकिंग है, ऑर्गेनिक में आपका सोशल मीडिया है और एसईओ है, और आपका दूसरा पेड है। अगर आप कुछ पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आपको पेड के थ्रू आप जा सकते हैं। है ना? आप क्या सजेस्ट करेंगे, एसईओ के थ्रू जाना चाहिए या फिर हमें पेड का वो शॉर्टकट रास्ता अपनाना चाहिए इनिशियल स्टेज पर? मेरे ख्याल से अगर आप स्टार्टिंग में आप मिक्स स्ट्रेटजी रखिए। आप अपने सोशल मीडिया चैनल्स बनाना तो मस्ट है, तो आप एक इंटर्न हायर कर सकते हैं जो कि आपको पूरे सोशल मीडिया हैंडल करेगा। एक और इंटर्न कर सकते हैं जो आपका सोशल एसईओ हैंडल करेगा। एसईओ जो है अभी 5 साल की गेम है, उसके बाद एआई की वजह से एसईओ डेड होने वाला है। तो एसईओ में अगर आप ज़्यादा ध्यान ना दें तो भी चलेगा। आप एक इंटर्न रखिए जो कि आपका सोशल मीडिया हैंडल्स को रखेगा, और आप एक इंटर्न हैंडल करिए जिसको आप एड्स की इंस्ट्रक्शन देते रहेंगे कि आपको एड्स में कंटेंट क्या क्या बनाना है, और उनके थ्रू आप एड्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो आप दोनों एक साथ स्टार्ट कीजिए, लेकिन एड्स में बहुत ज़्यादा बंद मत कीजिए, थोड़ा थोड़ा बंद कीजिए, क्योंकि आपको अभी समझना है कि किस टाइप की एड्स बनेंगी, किस टाइप की आपको वेबसाइट ऑप्टिमाइज करनी है। क्योंकि आप कस्टमर जो आएगा एड्स के थ्रू, एक्चुअली 2 चीज़ों में आपको महारत हासिल करनी होती है, एक्चुअली 3 में, कि आप किन लोगों को टारगेट कर रहे हो। वो आजकल ज़्यादातर एआई हो गया है, लेकिन एड्स के थ्रू आप वो टारगेटिंग करते हो। फॉर एग्जांपल आपने ऐड ऐसी बनाई है कि आप उसके स्टार्टिंग में ही बोल रहे हो कि फॉर एग्जांपल आप मेंस को बेच रहे हो, तो वहाँ पे आपने मेंस को टी शर्ट बेच रहे हो, तो आप वहाँ पे आप बोल रहे हो कि एक मैन है जो बोल रहा है यार आजकल के डिज़ाइन से तो मैं परेशान हो चुका हूँ, या फिर यार आज कोई लड़की पटती नहीं है, इतने गंदे टी शर्ट्स आते हैं। हाँ। ऐसा कुछ भी हुक है। हाँ। तो वो सीधा सीधा टारगेट हो गया, उस बोलने से ही वो सीधा सीधा टारगेट। हाँ, जैसे कि अभी एक परफ्यूम आता था, वो परफ्यूम ऐसा लगा के गए, फिर लड़कियां पीछे पीछे आ रही है, तो एग्जैक्टली तो आप ऐड से आपकी टारगेटिंग हो गई। फिर उसके बाद आपकी ऐड कितनी अच्छी है कि आपका उसका सोल्यूशन जो आप दिखाएंगे वो कितना अच्छा है, वो कन्विंसिंग होगा। तो तीसरा वो आपकी वेबसाइट पे लैंड करेगा। अब वेबसाइट पे आपका प्रोडक्ट पेज बहुत अच्छा होना चाहिए, वहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पूरा होना चाहिए कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, प्रोडक्ट की पूरी अच्छी वीडियोज़ होनी चाहिए 360 डिग्री, आपके कस्टमर रिव्यूज़ होने चाहिए, आपकी शिपिंग पॉलिसी होनी चाहिए, आपकी रिटर्न पॉलिसी होनी चाहिए, सब कुछ क्लियरली मेंशन करना है। उसके बाद लास्ट पॉइंट, चेकआउट प्रोसेस बहुत स्मूथ होना चाहिए। तो रोहित, जैसे कि आपने बोला कि चेकआउट प्रोसेस बहुत स्मूथली होना चाहिए, लेकिन हमने कहीं कहीं पे ऐसा देखा है कि वहाँ पे चीज़ें गड़बड़ हो जाती है। सब चीज़ें पसंद आ जाएगी, लेकिन लास्ट में जब पेमेंट की बारी आती है तो कस्टमर के दिमाग में फिर एक बार क्लिक होता है कि चलो भाई फिर से चेक कर लें। कॉन्फिडेंस लाना बहुत टफ हो जाता है ना, अगर हम अपना बिजनेस शुरू करें कि उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंट आ जाए कि हाँ हमें ये करना चाहिए। तो ऐसी कोई ट्रिक है कि हम उसे अपनाएं और बोले कि नहीं भाई यही चाहिए? जैसे कि अगर मैं इंस्टाग्राम पर देखती हूँ तो इतने सारे ऐड चलते रहते हैं कि दिमाग में आ जाता है कि वो ऐड देख कर ही हमें समझ में आया था, फिर हम उसके रिव्यू नहीं चेक करते कि उसके क्या रिव्यूज़ हैं और कितने स्टार मिले। वो इतने ज़्यादा हमें अब जो भी जिस तरह से उनका एल्गोरिदम सेट होता है, हम इतनी बार देख लेते हैं कि हमारा दिमाग ही बोल देता है कि यार ये तो सही है। ऐसा कुछ ई-कॉमर्स में या सोशल मीडिया पे होता है क्या? बिल्कुल। तो देखिए, एड्स जो हैं वो आपकी 2 तरीके की होती है। मैं आपको पूरी फ़नल बता देता हूँ। फ़नल जो होती है, जब भी सबसे पहले जो कस्टमर आपको देखेगा, ठीक है, आपका सिर्फ नाम जाना, ठीक है, आपका प्रोडक्ट को जाना, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है कि अब वो सोच रहा है कि हाँ ये प्रॉब्लम तो मेरे को है, ये प्रोडक्ट तो मेरे को लेना है, अब वो सोच रहा है। तीसरा है कन्वर्सन। तो इन तीनों स्टेजेस के लिए अलग अलग एड्स होती हैं। तो जो आप देख रहे हैं कि बार बार आपको एड्स आ रही हैं, दैट इज़ टॉप ऑफ द फनल, जो कि सिर्फ रीच का काम करती है। तो मेटा में क्या होता है, वो सिर्फ रीच चाहिए आपको, उस तरह की आप एड्स चला सकते हो जिसमें कि आप टॉप ऑफ द माइंड सबके हो। अब आपने एक
वॉल्यूम के लिए, बस ज़्यादा से ज़्यादा अपने मार्केट में पहुंचने के लिए, टॉप ऑफ द माइंड रहने के लिए अपनी एड्स चला रखी है। उसमें एड्स में आप कुछ नहीं बोल रहे हो, आप बस अपनी प्रॉब्लम बता रहे हो, दैट्स इट। आप नहीं बोल रहे हो कि मेरे पास सोल्यूशन है या नहीं है, कुछ नहीं। आप बस एक 10 सेकंड की क्विक एक ऐड बना रखी है जिसमें बस आप अपने ब्रांड को हाईलाइट कर रहे हो कि देखो ये प्रोडक्ट बेचते हैं, इतने अच्छे होते हैं। या फिर कस्टमर रिव्यूज़ उसमें चला रखे हैं कि कस्टमर्स बोल रहे हैं कि देखो ये एड्स, ये प्रोडक्ट जो है ये बहुत ही अच्छा है, ये इसने मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व किया। इस तरीके के आप टॉप ऑफ द फनल ऐड करा सकते हो जो कि सिर्फ रीच का काम कर रही है, सिर्फ लोगों के पास पहुंचेगी। ये बहुत ही सस्ती ऐड होती है, 100 रुपये का दिन का आप उसका ऐड चला सकते हो। ये महंगी ऐड नहीं होती है। दूसरी टाइप की ऐड होती है जो कि कन्वर्जन ऐड होती है, जिसमें कि आप मेटा को बोल रहे हो कि सिर्फ मेरे को लोगों को सिर्फ अपनी ऐड दिखानी नहीं है, मेरे को चाहिए कि वो खरीदे भी। तो इस ऐड से आप फिर लोगों को खरीदते हो। तो आपकी जिसने भी पहले टॉप ऑफ द फनल ऐड देखी होगी जो कि सिर्फ रीच का काम कर रही है, फिर उसके बाद जब वो आपकी कन्वर्जन ऐड देखेगा जो कि आपकी 30 to 40 सेकंड की ऐड होगी, जिसमें कि आप सब कुछ कवर कर रहे होंगे अपने प्रोडक्ट के बारे में, फिर आपकी वो वेबसाइट पे आके करेगा तो उसके कन्वर्जन के चांसेस ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो अभी आपने जैसे कि आपने मुझे एड्स के बारे में बताया, ये सारी चीज़ें बताई, तो क्या कस्टमर इम्प्रूवमेंट के लिए हमें कोई एनालिटिक्स या अगर सेल्स को ग्रो करने के लिए हमें ऐसे लोग भी हायर करने चाहिए? मैं अब ये क्योंकि बिगनर की हमने स्टार्टिंग में सारी बात कर ली है, हमारी सारी चीज़ें सेट हो चुकी है, अब हम एक अच्छे तरह से अपने बिज़नेस को रन करने के बारे में सोच रहे हैं या अब हमारी सारी चीज़ें सेट हो चुकी है, जब हम वेबसाइट बना रहे हैं या अगर हमारा ऑनलाइन बिजनेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है तो हमारे पास डाटा है, हमने एनालिसिस कर लिया, लेकिन उस पर अगर हम काम करना है तो हमें किस तरह से हमें काम करना है, क्योंकि अलग अलग जगह से हमारे पास आ रहे हैं। आज मैंने एमपी से अगर मेरे कस्टमर हैं, फिर कल यूपी से आ रहे हैं या एमपी के कोई पर्टिकुलर एरिया से ज़्यादा आ रहे थे, आजकल वहाँ से नहीं आ रहे, तो मैं कैसे उनको इंगेज करूँ कि वो फिर से मेरे पास आए? देखिए, जब आपने बिज़नेस स्टार्ट किया है और अभी आपके अगर आप ई कॉमर्स में जाएंगे मार्केट प्लेस में तो आपको बहुत ज़्यादा डेटा मिलने वाला ही नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी वेबसाइट से कर रहे हैं तो आपको आपके पास सारा डेटा होगा, कस्टमर की सारी इन्फॉर्मेशंस होंगी। तो आप उस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आप ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको समझ में आया कि अच्छा महाराष्ट्र से बहुत ज़्यादा कस्टमर्स आ रहे हैं, तो आप ऐसी ऐड चलाइए जो कि महाराष्ट्र के लिए हो। दूसरा आप क्या कर सकते हो, आप मराठी में ऐड चला सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि महाराष्ट्र है तो मराठी में ऐड चलाइए, उससे रिलेटिविटी और ज़्यादा बढ़ेगी और कन्वर्जन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। तो आपका जो डेटा पॉइंट्स हैं उनको आपको समझना पड़ेगा कि इस डेटा से मैं क्या इन्फर कर सकता हूँ, जो कि मैं अपनी एड्स कैसे इंप्रूव करूँ, अपनी वेबसाइट में कन्वर्जन कैसे इंप्रूव करूँ, अपने प्रोडक्ट को कैसे इंप्रूव करूँ, दैट्स इट। तो रोहित, ऐसा कोई टूल होगा जो व्हाट्सएप पे हमारे मैसेज आ रहे हैं और उसके थ्रू ही हम डायरेक्ट ईमेल भेज पा रहे हैं या लोगों को इंगेज कर पा रहे हैं? जैसे कि अभी क्या होता है, अगर कोई हमें मेल कर रहा है तो हमें उस पर अब जब हम फ़ोन ऑन करेंगे तभी हमें पता चले कि हमने फ़ोन ऑन किया हुआ, तब हमें पता चले। लेकिन ऐसा कुछ कि डायरेक्टली कनेक्ट हमारे व्हाट्सएप पर आया तो हमें नोटिफिकेशन आ रहा है जिससे हम एक्टिव रहे और हमारे फिर जो हमारे कस्टमर होंगे तो उन्हें भी लगेगा कि हाँ, अगर हम यहाँ पर कोई रिस्पॉन्स करें तो हमारी चीज़ों को तुरंत सॉल्व किया जा रहा है। हाँ, इसके बहुत सारे टूल्स आते हैं। व्हाट्सएप के काफ़ी टूल हैं, कलेरा है, गपशप है, ऐसे अभी और भी काफ़ी सारे आए हैं जो कि AI बेस्ड है, जो कि कस्टमर के हिसाब से कस्टमर को मैसेज व्हाट्सएप कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उसको मान लो उसने चेकआउट पूरा नहीं किया, लेकिन चेकआउट पूरा नहीं किया ये तक तो आज तक व्हाट्सएप ऑटोमेट होता था, लेकिन उसका रीज़न क्या हो सकता है, उस रीज़न को भी AI कैप्चर कर लेता है कि उसने अच्छा प्रोडक्ट वीडियोस देखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाया था, तो इसका मतलब ही इज़ नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट द प्रोडक्ट, तो उसका रिलेटेड वो व्हाट्सएप मैसेज करते हैं। तो ऐसे ऐसे बहुत AI बेस्ड टूल्स आ रहे हैं जो कि आप इंटीग्रेट कर सकते हो और उनमें सब कुछ है, उसमें ईमेल मार्केटिंग भी है, उसमें व्हाट्सएप मार्केटिंग भी है, सब कुछ इंटीग्रेटेड है। बस आपको एक थोड़ा सा फ्लो तैयार करना पड़ेगा उसमें कि आपको किस किस टाइम पे कब कब भेजना है, क्या भेजना है, क्यों भेजना है, वो सब आपका वो जो प्लेटफॉर्म है वो डिसाइड कर लेगा, क्योंकि सब AI बेस्ड हो चुका है। ये व्हाट्सएप मार्केटिंग में मैंने ये देखा है कि जैसे कि मैंने कुछ चीज़ फॉलो नहीं करी है, लेकिन मैंने उसे इंस्टाग्राम पर देखा है और इंस्टाग्राम पर मैंने उसे लाइक किया है, मुझे पसंद आया है और मैंने एक बार कोशिश करी कि चलो मैं कनेक्ट करती हूँ, मैंने व्हाट्सएप पे उसको मैसेज किया, लेकिन फिर मैंने उसको इंगेज नहीं किया, मैंने वहाँ से कुछ परचेस नहीं किया। लेकिन अब जब उसका व्हाट्सएप, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का व्हाट्सएप जो अकाउंट है वहाँ पे वो कुछ स्टोरी अपलोड कर रहे हैं, व्हाट्सएप स्टोरी, तो मुझे शो हो रही है जबकि मैंने कुछ नहीं किया। तो ये किस तरह से पूरा प्रोसेस, ये कोई नई तरह की स्ट्रेटजी आई है क्या मार्केट में? हाँ, तो बेसिकली अब एज ए बिज़नेस आप
कोशिश करोगे जी जितने भी प्लेसमेंट्स आपको मिल रहे हैं डिजिटली आप सारे यूज़ करोगे तो व्हाट्सएप में भी आपको अगर प्लेसमेंट मिल रही है व्हाट्सएप स्टोरीज़ की तो आप उसको यूज़ करोगे तो आप वहाँ पे अपने ऑफ़र्स वगैरह दिखा देते हैं कि वहाँ आपके करंटली ऑफ़र्स क्या चल रहे हैं। आप कन्वर्जन नहीं हुआ वो एक अलग बात है, लेकिन अगर व्हाट्सएप स्टोरीज़ में आपने देखा कि एक कुछ स्पेसिफिक ऑफ़र चल रहा है, अभी फेस्टिवल ऑफर है कुछ है, तो आपका कन्वर्जन के चांसेस इंप्रूव हो जाएंगे। तो बेसिकली गेम वही है कि डिजिटल में आपके पास जितने भी आपको प्लेसमेंट्स मिल रहे हैं फ्री के, वो तो कम से कम आपको यूज़ करने ही करने हैं सारे। अब जैसे कि आपने मुझे स्टार्टिंग में बता दिया था, मैंने आपसे पूछा था कि कौन सा सही है, किस तरह के बिज़नेस में जाना चाहिए, लेकिन एक आप बिगिनर के अगर नज़रिए से देखें तो आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि कैसा बिज़नेस वो प्रेफर करें कि इनिशियल लेवल पर कि उनका इन्वेस्टमेंट भी कम रहे और प्रॉफिट मार्जिन भी सही रहे, जिन्हें जो अभी जेन ज़ी जैसे हम बात कर रहे थे कि शौक होता है ना कि नहीं अब तो मैं बिज़नेस शुरू करना है, कुछ नया करना है, तो उन्हें आप किस तरीके का बिज़नेस आप सजेस्ट करेंगे? देखो सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि लोग ये ना सोचें स्टार्टिंग में कि यार मेरे को ज़ारा बनना है, मेरे को स्निच बनना है, मेरे को बोट बनना है। नहीं, पहले एक छोटा धंधा बनाओ, एक छोटा महीने का 1 लाख रुपया कमाओ, उसके बाद 1000 करोड़ कमाने की सोचो। पहले टारगेट एकदम छोटा रखो कि मैं महीने के क्या 20,000 कमा पा रहा हूँ, क्या 50,000 कमा पा रहा हूँ, वहाँ वो आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो जर्नी तो आपकी ऐसे होनी चाहिए स्टेप बाय स्टेप। अब करना क्या है वो देखो। सबसे पहले कोई भी अगर बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले तो 100 में से 99 लोग स्टार्ट ही नहीं करेंगे, एक बंदा तो स्टार्ट करेगा, ठीक है। Correct. और वो जो एक बंदा भी तभी सक्सेसफुल होगा वो अगर कंटिन्यूसली करता रहेगा, अगर बीच में वो कर दिया तो नहीं होगा। तो कंटिन्यूटी अगर रहे उस धंधे में तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आपके इंटरेस्ट बेस्ड बिजनेस हो। तो आपका जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट है उस फील्ड को पिक कीजिए, फिर उस फील्ड में आप मार्केट रिसर्च कीजिए कि वहाँ पे क्या गैप्स हैं, फिर उसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट कीजिए। आपको समझ में आ गया कि अच्छा पेट मेरा आजकल काफ़ी चल रहा है ना पेट पेरेंट्स। तो अगर आप पेट पेरेंट हो और आपको समझ में आ गया कि यार बड़ी सर्दी लगती है, सर्दी के वैसे हैं बट मेरे को आइडिया नहीं है, तो जस्ट फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, बड़ी सर्दी लगती है और इसको कुछ ऐसे कुछ पहनने के लिए होना चाहिए, बट है भी, बट थोड़े बहुत ऑप्शंस, बट इतने डिज़ाइनिंग नहीं है, मेरे को चाहिए यार अच्छा दिखे, है ना। नाम तो मैंने ऐसे रख दिए हैं आजकल, नेटफ्लिक्स और पता नहीं क्या क्या नाम रख रहे हैं। तो चाहिए कि अब नेटफ्लिक्स है तो नेटफ्लिक्स जैसे दिखे भी, तो फिर उसके लिए कस्टमाइज्ड मैं उसके लिए वेयर्स बना सकते हैं, है ना। तो स्टेप बाय स्टेप ऐसे सोचिए और एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कीजिए, छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट से 20,000 रुपये से 30,000। अगर हम देखें कि अगर हम वेबसाइट बनाने, जैसे कि हमने स्टार्टिंग चीज़ें शुरू करी, एक सिंपल फॉर्म में मैं जानना चाहूँगी कि ई कॉमर्स, क्विक कॉमर्स, वेबसाइट, प्रोडक्ट, इन सब के कितना कितना बजट मुझे रखना चाहिए अगर मैं इस बिज़नेस में एंट्री कर रही हूँ तो? देखिए सबसे पहले तो डिपेंड करता है कि आपका किस टाइप का प्रोडक्ट है। आपका अगर प्रोडक्ट है मी टू प्रोडक्ट है, अगर आप सेम ही प्रोडक्ट बेच रहे हो जो बाकी वाले हैं और आप अगर मार्केटिंग की गेम खेलना चाहते हो तो ऑब्वियसली आप वेबसाइट के थ्रू जाएंगे, और वेबसाइट के थ्रू आपको सबसे पहले लगेगा आपका डोमेन नेम का खर्चा, आपका होस्टिंग का खर्चा और आपका शॉपिफाई स्टोर का खर्चा। शॉपिफाई स्टोर आपका 2-2.5 हज़ार रुपये महीने का खर्चा होता है, और आपका डोमेन और होस्टिंग का अगेन 1,000-2,000 का और रख लीजिए जो कि साल का खर्चा होता है। उसके बाद जो खर्चा है वो सारा आपका मार्केटिंग का है या लॉजिस्टिक्स का है। इसके अलावा आपका कोई खर्चा नहीं है, या फिर आप जो मैन पावर रखेंगे उसका खर्चा है। तो अगर मैं इनिशियल लेवल पर बात करूँ तो 10 से 15 हज़ार में बिजनेस शुरू कर सकते हैं अगर हाँ, वेबसाइट या ऑनलाइन बिजनेस में हाँ बिल्कुल। तो अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप 1000 प्रोडक्ट्स बनवाओगे या फिर सोर्स करोगे तो आपको वो सस्ता पड़ेगा। अगर आप 100 लोगे तो ऑब्वियसली वो महंगा पड़ेगा। हाँ। लेकिन आप स्टार्टिंग में आप प्रॉफिटेबिलिटी की चिंता मत कीजिए। अगर आप ब्रेक इवन में भी चल रहे हैं तो ठीक है, जैसे जैसे स्केल पकड़ेगा धंधा प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़ता जाएगा। तो ये तो रहा वेबसाइट का। अगर हम ई कॉमर्स में जाते हैं तो उनमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि कुछ मुझे सुना है कि लाइसेंस की भी ज़रूरत पड़ती है, बट डिपेंड करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। तो क्या कौन कौन से लाइसेंस हैं जिसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी ही पड़ेगी? देखिए प्रोडक्ट कैटेगरी में के हिसाब से डिपेंड करता है। जीएसटी की आपको एक ज़रूरत होती है, वो भी अगर आप मान लो क्लोथिंग में हो। ज़्यादातर जो अगर आपका फूड बेस्ड में कुछ कुछ होता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में होता है, वहाँ पे जीएसटी की ज़रूरत नहीं होती है। बाकी जिसमें भी आपको जीएसटी लेना पड़ेगा। जीएसटी कुछ नहीं, 4-5 दिन में आप वहाँ पे आपको एक रजिस्टर्ड एड्रेस चाहिए होता है, वो आप अपना घर का भी दे सकते हैं, एक घर का एड्रेस दे दीजिए, और आपको आपका एक बैंक अकाउंट चाहिए होता है। दैट्स इट। आप एज ए प्रोप्राइटर
आप रजिस्टर कर सकते हो, आपको GST नंबर 5-6 दिन में मिल जाएगा। तो इसके लिए अगर हम लाइसेंस लेंगे, जैसे कि आपने बताया कि हाँ GST रजिस्ट्रेशन चाहिए होता है, पर मुझे ये जानना चाहती हूँ कि अगर मैं कोई कंपनी रजिस्टर करा रही तो वो कौन कौन से रजिस्ट्रेशन के अंदर आती है, कि अगर जैसे कि हम टेक्नोलॉजी में देखते हैं, प्राइवेट लिमिटेड देखते हैं, और बहुत सारी चीज़ें रहती है, वो कौन कौन से नंबर से और क्या क्या क्राइटेरिया रहता है? देखिए मेनली जो है वो 4-5 तरीके के होते हैं। अगर आप अकेले स्टार्ट कर रहे हो तो आप प्रोप्राइटरशिप कर सकते हो, 1 पर्सन कंपनी कर सकते हो। इन दोनों में मेनली डिफरेंस ये होगा कि प्रोप्राइटरशिप में जो लायबिलिटी है सारी वो आपकी है, 1 पर्सन कंपनी में वो एक सेपरेट एंटिटी बनती है और लायबिलिटी उसकी है। फॉर एग्जांपल आपने लोन लिया तो लोन को अब रीपे करने की जिम्मेदारी प्रोप्राइटरशिप में आपकी है, बैंक वाले आपको पूछेंगे। लेकिन 1 पर्सन कंपनी में अगर आप, वो एक सेपरेट एंटिटी है, उसने लोन उठाया तो आपके ऊपर कुछ नहीं आएगा। आप बैंकरप्सी फाइल कीजिए और बोल दीजिए कि भाई कंपनी डूब गई, बैंक वाले आपको पकड़ भी नहीं सकते। दूसरा आता है, अगर आप किसी पार्टनर के साथ स्टार्ट कर रहे हो तो उसमें आप 2 फॉर्म है, या तो आप एज अ पार्टनरशिप फर्म कीजिए या फिर एज आप LLP कीजिए, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो इन दोनों का डिफरेंस भी सेम ही है। LLP में जो है आपकी जो लायबिलिटी है वो कम होती है, कंपनी की लायबिलिटी की तरफ ज़्यादा होता है। लेकिन पार्टनरशिप फर्म में सारी लायबिलिटी आपकी होगी, सेम बैंक जो है वो आपकी गर्दन पकड़ सकती है पार्टनरशिप फर्म में, LLP में आपके ऊपर इतना नहीं आएगा। तीसरा जो है वो प्राइवेट लिमिटेड है। प्राइवेट लिमिटेड कब करते हैं, जब आपको एक्सटर्नल और बहुत सारे शेयर होल्डर्स आपको लाने हैं, सिर्फ आप अकेले काम नहीं करोगे या फिर आप एक और दोस्त काम नहीं करेगा। आप 50-60 लोगों से, 50 तक का डायरेक्टर्स उसमें आ सकते हैं, 50 लोगों से आप फंड रेज करने वाले हैं, 50 लोगों को अपनी कंपनी की हिस्सेदारी देने वाले हैं, तब आप प्राइवेट लिमिटेड करते हैं। एक और होता है इंटरप्राइजेस, जो कि बेसिकली MSME कंपनीज़ के लिए होता है, जिनका एक स्पेसिफिक टर्नओवर होता है कि अगर उतना टर्नओवर अचीव हो गया है तो आपको जो है कुछ कुछ बेनिफिट जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से मिल सकते हैं। हाँ, तो जैसे कि अभी आपने बताया सारे 4 सेगमेंट में आपने इसको डिवाइड करके बताया, इनमें से सबसे बेस्ट कौन सा रहेगा, आपका क्या सजेशन? देखिए स्टार्ट कर रहे हैं तो आप 1 पर्सन कंपनी से स्टार्ट, अगर आप कोई बिजनेस लोन लेने ही नहीं वाले हैं तो मैटर नहीं करता कि आप 1 पर्सन कंपनी करें या प्रोप्राइटरशिप कीजिए, आप सीधा प्रोप्राइटरशिप से स्टार्ट कर दीजिए। ईजी टू स्टार्ट है, कोई रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, कोई कुछ ज़रूरत नहीं है, सिर्फ GST लीजिए और शुरू हो जाइए। तो अगर मैं ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करती हूँ तो प्रोप्राइटरशिप मेरे लिए बेस्ट रहेगी, आप ये कहना चाहिए? और वेबसाइट के लिए अगर मैं जाती हूँ तो फिर आप कुछ भी कीजिए, आप चाहे ई-कॉमर्स में पूरे ऑनलाइन में कुछ भी कीजिए, आपको GST लेना ही पड़ेगा, सेम प्रोसेस है, प्रोप्राइटरशिप ही पे ही जाइए। अगर आप लोन नहीं लेने वाले हैं तो, अगर आपने सोचा है कि आप लोन लेंगे तब आप 1 पर्सन कंपनी के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि आपकी फिर लिमिटेड लायबिलिटी होगी, आपकी लायबिलिटी नहीं होगी। कल को अगर कुछ हो गया तो फिर वो उस कंपनी की लायबिलिटी होगी। इसलिए अगर आप लोन नहीं लेने वाले हैं जल्दी से स्टार्ट कीजिए प्रोप्राइटरशिप के साथ, फिर तो सोचिए मत। रोहित, एक लास्ट क्वेश्चन जो पूरे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मेरे जहन में था और मेरा मकसद ही ये था कि ये तो पूछना ही है, ऑनलाइन बिजनेस करें, वेबसाइट बिजनेस करें या फिर ऑफलाइन कस्टमर से डायरेक्ट बात करना, तीनों में से आप क्या सजेशन देंगे, क्या बेस्ट रहेगा आज, कल और आने वाले सालों तक? देखिए सबके मायने बहुत अलग अलग हैं। ऑफलाइन बिजनेस है या ऑनलाइन आप कर रहे हो तो इनके जो मायने बहुत ही अलग अलग है। आपका इंटरेस्ट किस में ज़्यादा है वो उस पर डिपेंड करता है। जैसे ऑफलाइन भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ऑनलाइन भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। ऐसे नहीं है कि ऑफलाइन की अपॉर्चुनिटीज़ कहीं जाने वाली नहीं, ऑफलाइन में भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आती रहेंगी, क्योंकि अभी Tier 2 Tier 3 ग्रो हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा ग्रो हो रहा है। मेरा हिमाचल के धर्मशाला में एक छोटा सा गाँव है, वो गांव जो पहले महीने के हर एक घर जो पहले महीने का शायद 2,000 रुपया खर्चता था, वो आज के डेट में एवरेज जो है 20,000 रुपया खर्च रहा है। तो इसका क्या मतलब है, वो कहाँ खर्चेंगे वो लोग? तो इसका एक एग्जांपल है, मेरे कज़न ने गांव के पास में ही एक स्टॉल लगा लिया है नॉन वेज का, और महीने के 30-40 हज़ार रुपये आराम से बना रहा है। ऐसे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ Tier 2 Tier 3 में ऑफलाइन में बढ़ती ही जाएंगी, ठीक है, और ऑनलाइन में तो बढ़ ही रही हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपके बिजनेस का आपका आइडिया क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है। उन सब अपॉर्चुनिटीज़ हर जगह है, लेकिन आपका बिजनेस किस इंटरेस्ट में है, क्या आपने मार्केट गैप पकड़ा है, उसके हिसाब से आप स्टार्ट कर सकते हो। पैसों का भी कोई गेम नहीं है इसमें। आप ऑफलाइन बिजनेस भी एक छोटा सा स्टॉल लगा के, कोई कीमत नहीं होती उसकी, बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट हो जाता है, वो भी आप कर सकते हो। हाँ, और ऑनलाइन भी आपका बहुत ही स्मॉल इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट हो जाता है, उसमें भी आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है।
तो अब आप मुझे ये ज़रूर बताइए, क्योंकि ऑनलाइन ऑफलाइन में कंपैरिजन हो गया, अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको एक कंपैरिजन समझ में आ गया होगा। तो मुझे एक चीज़, अब मुझे एक और कंपैरिजन आ रहा है ई कॉमर्स बिजनेस और वेबसाइट, कौन सा बेस्ट रहेगा? देखिए, ये डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट क्या है। अब अगर आपने प्रोडक्ट गैप, एक नई प्रोडक्ट आपने इजाद किया, एक नई कैटेगरी आपने बनाई है, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था कि डॉग्स के लिए एंग्जाइटी पिल्स बनाई है, तो वो कोई अमेज़ॉन या मार्केट प्लेसेस में कोई ढूंढ ही नहीं रहा है उन सब चीज़ों को, तो वहाँ पे वो बिकेगा ही नहीं। वो सिर्फ बिक सकता है अपनी वेबसाइट के थ्रू या सोशल मीडिया चैनल्स के थ्रू। वो ई कॉमर्स में आपको जाने की, वहाँ पे कोई बिकने वाला नहीं है, क्योंकि वहाँ पे वो उसको ढूंढ ही नहीं रहे। लेकिन बोट हो गया, एटमबर्ग हो गया, जिनके मैंने एग्जांपल दिए, जिन्होंने कि ई कॉमर्स को क्रैक करके 1000 करोड़ का कंपनीज बनाई हैं, वो क्यों? क्योंकि उन्होंने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के इम्प्रूव वर्जन बनाए, जो कि ऑलरेडी जनता वहाँ पे सर्च कर रही है। तो अगर आपका किसी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का इम्प्रूव्ड वर्जन आप बना रहे हो, तो आप ई कॉमर्स में जाइए। अगर आप एक नई मार्केट आप इजाद की है, एक नया एक आपने प्रोडक्ट इजाद किया है, एक नई कैटेगरी एस्टेब्लिश की है, तो आप अपनी वेबसाइट में कीजिए। तीसरा आता है, अगर आप मी टू प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आपको कुछ नहीं समझ में आता कि यार सब बोलते रहते हैं मार्केट गैप, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है क्या मार्केट गैप है, तो आप मी टू प्रोडक्ट भी बेच सकते हैं। लेकिन तब मी टू प्रोडक्ट बेचने के लिए आपको अपना प्रोडक्ट में तो कुछ आपने चेंज किया नहीं है, कुछ अलग यूनिक यूएसपी लाई नहीं है, तो यूएसपी आपको लानी पड़ेगी या तो मैन्युफैक्चरिंग में या फिर आपको करनी पड़ेगी मार्केटिंग में। तो वहाँ पे अपनी वेबसाइट स्टार्ट कीजिए। मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा पैसा लगाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं कुछ तो गेम खेलनी पड़ेगी ना। प्रोडक्ट अच्छा नहीं किया, मैन्युफैक्चरिंग में उसको सस्ता बनाइए, मार्केटिंग उसकी टॉप क्लास कीजिए, वहाँ पे पैसा लगाइए, और फिर अपनी वेबसाइट की तरफ मी टू प्रोडक्ट भी बेच सकते हो। फिर उसको आप एक नेक्स्ट लेवल ब्रांड बना सकते हो, बहुत बढ़िया, तो लॉन्ग टर्म गेम हो जाएगी। तो उम्मीद करता है आपको समझ में आ गया होगा ई कॉमर्स और वेबसाइट दोनों में क्या डिफरेंस है। क्विक कॉमर्स के बारे में भी हमने पूछ लिया था। तो मुझे जो समझ में आया, अगर अपना खुद का कुछ नया इजाद करने के बारे में आप सोच रहे हैं, तो वेबसाइट पर जाइए। जो मार्केट में ऑलरेडी प्रोडक्ट चल रहा है, उस भीड़ में आपको भी शामिल होना है और उस भीड़ का हिस्सा बनना है, तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आपके लिए बेस्ट है। जैसे कि मान लो अगर आप कोई जीन्स टी शर्ट बेच रहे हैं, वो आपको ई कॉमर्स पर भी मिल रही है, तो उसके लिए लोग आपकी वेबसाइट में क्यों आएंगे। लेकिन अगर जीन्स टी शर्ट में भी आप कुछ नया दे रहे हो आप, तो आपके लिए वेबसाइट है। तो फंडा बड़ा क्लियर है, कुछ नया है तो वेबसाइट है, सेम जो चल रहा है आप वही काम कर रहे हैं, तो उसके लिए ई कॉमर्स है। एम आई राइट? नहीं, अगर सेम आप बना रहे हैं तो आप वेबसाइट के थ्रू जाइए और मार्केटिंग या मैन्युफैक्चरिंग में अपनी यूएसपी बनाइए। और अगर आपका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का इम्प्रूव्ड वर्जन है, तो आप फिर ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस में जा सकते हैं। तो वही मेरा मतलब ये हुआ कि अगर मेरा कुछ नया मैं डेवलप कर रही हूँ, अब वो नया डेवलप कर रही हूँ, तो वहाँ पे लोगों को नहीं पता है कि मैंने क्या डेवलप किया है। वो अगर मेरा वेबसाइट है, मैंने उसको अच्छी इंगेजमेंट ले ली है, अच्छे मुझे रिव्यू मुझे मिल रहे हैं, तब फिर मैं उसको ई कॉमर्स में जा सकती हूँ। लेकिन अगर मैं ई कॉमर्स में जो नॉर्मली अगर जीन्स टी शर्ट या अगर मैं फ्लावर्स की बात करूँ, डेकोरेटिव आइटम जो सिंपल जो हर जगह बिक रहे हैं, मैं मार्केट से उठा के उसे ई कॉमर्स में बेच रही हूँ, तो फिर आई डोंट नीड टू क्रिएट अ वेबसाइट, वो मैं डायरेक्टली ऑनलाइन उसको बेच सकती हूँ ई कॉमर्स के थ्रू। देखिए, बहुत कंपटीशन बढ़ जाएगा, आपको कहीं ना कहीं पे अपना यूएसपी लगानी पड़ेगी। या तो आपका सोर्सिंग में आपको सस्ती सोर्सिंग करनी पड़ेगी, नहीं तो उन बाकियों के साथ कॉम्पीट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर प्राइसिंग का तो खेल, जब मैं अगर मैं देखूं ई कॉमर्स में, तो प्राइसिंग का खेल तो हर जगह है। अगर मुझे पता है कि ये प्रोडक्ट मुझे 50 रुपए का मिल रहा है, वो अच्छा प्रोडक्ट है, सेम कोई दूसरा प्रोडक्ट मुझे 49 का मिल रहा है, मैं 49 वाला खरीदूंगी, पर 1 रुपये देने में मेरा कुछ नहीं जाएगा। लेकिन माइंड बोलेगा कि 49 वाला सस्ता है, तो ले लो। एक्चुअली होता है क्या है कि जब आप मार्केट प्लेसेस में जा रहे हो, तब आपने मूड बना रखा है कि आपको अभी वो चीज़ खरीदनी है, तो आप प्रॉपर रिसर्च करोगे, सब लोगों को आप देखोगे कि अच्छा ये इसका प्रोडक्ट है, ये इतने का प्रोडक्ट है, ये इतने का प्रोडक्ट है। लेकिन जब आप अपनी वेबसाइट के थ्रू बेच रहे हो, तो वहाँ पे आप एड्स की गेम खेल के, वहाँ पे सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करके आप अपना प्रोडक्ट स्टिल बेच सकते हो। वहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है, कोई किसी और को देखने वाला नहीं है। अगर आपकी ऐड बहुत अच्छी है, अगर आपके प्राइसिंग भी ठीक ठाक कॉम्पिटिटिव है, 30-40 रुपया ऊपर नीचे चलेगा, लेकिन अगर आपने ऐड में वैल्यू बहुत ज़्यादा दिखा दी है कि भाई ये तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, आपकी वीडियो से ऐसा लग रहा है, तो आप 100 रुपये की चीज़ को 200 रुपये में बेच सकते हो कंटेंट की गेम से। तो मतलब ये हुआ कि अगर मैं ई कॉमर्स और वेबसाइट के बारे में डिफरेंस करूं, तो कुछ अगर आप नया कर रहे हो, जैसे कि रोहित ने पेट का बताया था कि अगर आपके पास पेट है, आप उसमें कुछ नया आपने चेंजेस किया है, उसके पेट के अकॉर्डिंग आप कपड़े डिज़ाइन कर रहे हैं, और कुछ भी मतलब नया आप कुछ भी चीज़ लेकर आ रहे हो मार्केट में जो मार्केट में नहीं है,
तो उसके लिए आपको वेबसाइट लानी पड़ेगी, क्योंकि आपको पहले लोगों को बताना पड़ेगा कि ये चीज़ आपके पास है, कि लोग तभी आपके पास आएंगे। उसके बाद जब आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगेगा, आपको लगता है कि लोग आपको जान रहे हैं, तब फिर आपके लिए ई कॉमर्स, क्योंकि लोग आपको ऑलरेडी जान चुके हैं, तब फिर वो आपको ई कॉमर्स में सर्च करेंगे। और ये हुआ वेबसाइट का और ई कॉमर्स का डिफरेंस। और अगर आप सिर्फ जो लोग ई कॉमर्स में हैं, उनके लिए ये है कि मार्केट में ऑलरेडी प्रोडक्ट वो है, जैसे कि जीन्स, टी शर्ट, अगर मैं शू की बात करूँ, वो सारे प्रोडक्ट मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल हैं, लेकिन आपने उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस किया हुआ है, विच इज़ ऑल्सो फाइन, तो वो आपका जाएगा ई कॉमर्स में। तो ये दोनों डिफरेंस है। कुछ अगर नया हटके जो है ही नहीं मार्केट में, कुछ नया लेकर आए हो, तो उसके लिए वेबसाइट आपके लिए बेस्ट है। और जो ऑलरेडी मार्केट में हो, थोड़ा बहुत चेंजेस कर रहे हो या मार्केट के साथ आप चल रहे हो, तो उनके लिए आपके लिए बेस्ट रहेगा ई कॉमर्स। एम आई राइट? या तो आज के इस वीडियो में इतना ही। इस पॉडकास्ट में मैंने ये कोशिश करी है कि मैं आपको ये समझा पाऊँ कि ई कॉमर्स, वेबसाइट और क्विक कॉमर्स, इसमें क्या डिफरेंस है, आप कैसे इस बिज़नेस में जा सकते हैं और आप ये बिज़नेस घर बैठे शुरू कर सकते हैं। क्योंकि मेरी बहुत सारी वीडियो हैं जिसमें मैं ये बताती हूँ कि आप घर बैठे बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, और मुझे कमेंट आते हैं कि कैसे कर सकते हैं, क्या हो सकता है। तो ये उन सारे सवालों का जवाब है ये पॉडकास्ट, जहाँ पे आपको ये पता है कि आप कैसे घर बैठे अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, कम इन्वेस्टमेंट में शुरू कर सकते हैं। रोहित ने, आपने अगर पूरा पॉडकास्ट देखा होगा तो रोहित जी ने खुद बताया था कि आप इसे 10 से 20 हज़ार रुपये में भी शुरू कर सकते हैं। आप कितनी लगन से उस काम को कर रहे हैं, आप क्या चीज़ें लेकर आते हैं। सवाल वही रहता है कि आपको पहले मार्केट की रिसर्च होनी चाहिए कि आपको बेचना क्या है और कहाँ बेचना है। अगर ये सारी चीज़ें आपको पता है तो बस आपके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ये सारी चीज़ें आपके लिए खुली है, और सरकार आपकी हर तरीके से मदद भी कर रही है। और अब ये मैंने आपको पूरा बिज़नेस का बता दिया, तो इस पॉडकास्ट में मैंने आपको ये बता दी कैसे आपको अपने, कि किस तरह से अपने बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं ऑनलाइन। लेकिन आप, जैसे कि रोहित ने बताया कि इसके लिए सोशल मीडिया भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको अच्छी मार्केटिंग चाहिए, तो उस पर भी मेरा पॉडकास्ट रोहित के साथ ही है। उन्होंने उस पॉडकास्ट में बताया कि किस तरह से सोशल मीडिया के साथ खेल सकते हैं। तो पूरा कंप्लीट एक जो मैं बिजनेस से रिलेटेड जो वीडियो है, ऑनलाइन, ऑफलाइन और सोशल मीडिया के साथ जो गेम जो हम खेलते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस पॉडकास्ट में मिल जाएगी। और फिलहाल मुझे एंड तक देखने के लिए दिल से शुक्रिया। आई होप आप सभी खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपने आसपास वालों का ऐसे ही ख्याल रखिएगा। हम फिर मिलेंगे जल्द किसी नए पॉडकास्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। तो फिलहाल मुझे एंड तक देखने के लिए दिल से शुक्रिया। लेकिन हाँ, जाते जाते जब हमारे पास एक्सपर्ट हैं तो वो क्या कहना चाहते हैं, एक बार उनसे ज़रूर जान लेते हैं। हाँ रोहित जी, आप कुछ 2 लाइन हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि रिसर्च में बहुत ज़्यादा टाइम मत व्यतीत कीजिए। एक बार बिजनेस में कूद जाइए, छोटी सी इन्वेस्टमेंट के साथ एक बार बिजनेस स्टार्ट कर दीजिए। फेल होंगे, उठोगे, गिरोगे, उठोगे, लेकिन आप धीरे धीरे सीखते चले जाओगे सारी चीज़ें, और एक दिन आप देखोगे, क्योंकि ये 1-2 साल का गेम नहीं है, ये एक लंबी जर्नी है। बड़े बड़े बिजनेसेस जो बिल्ड हुए हैं वो 1-1, 2-2 साल में नहीं बिल्ड हुए हैं, वो 20-20 सालों में बिल्ड हुए हैं। अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो बड़ा टाइम भी दीजिए। आप छोटे मोटे इन फेलियर से घबराइए मत, शुरू कीजिए, और शुरू करते करते आप देखोगे तो आप ग्रो कर जाओगे। किसी एक महान पुरुष ने तो कहा है कि गिरते हैं शेर सवार ही मैदाने जंग में है, गिरते हैं शेर सवार ही मैदाने जंग में, वो तिल्फ क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। अरे वाह, तो बस शुरू कर दीजिए। बहुत सही, मतलब शेर व शायरी भी जानते हैं यहाँ पे। सोशल मीडिया के एक्सपर्ट से पंगा लेना भाई हंसी खेल नहीं है, सब कुछ जानते हैं आप। जिसमें भी, जिस स्ट्रीम में जाओगे आपको उस स्ट्रीम में महारत हासिल मिलेगी। जैसे कि बताया कि अभी सोशल मीडिया के बारे में बताया, फिर प्रोडक्ट मार्केटिंग के बारे में बताया, अभी ये क्या ई कॉमर्स वेबसाइट के बारे में बताया, और जाते जाते एक शेर व शायरी भी हो गई। तो फिलहाल इस पॉडकास्ट में मुझे तो बहुत मज़ा आया। मुझे लगता है कि, और मुझे उम्मीद है कि आपको भी पसंद ज़रूर आया होगा। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना, कुछ और इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो ये भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे एंड तक देखने के लिए दिल से शुक्रिया। आई होप आप सभी खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपने आसपास वालों का ऐसे ही ख्याल रखिएगा। हम फिर मिलेंगे जल्द किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। बॉस वाला, बी द बॉस।